हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए अपनी एक न्यू वन शॉट स्टोरी लेकर आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। जैसी भी लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपनी इस न्यू स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा है और उसका दोस्त उसे रोक रहा है। हुईसांग अपने दोस्त विंग को रोकते हुए कहता है, विंग तुमने बहुत ज़्यादा पी ली है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक किए ही जा रहा था क्योंकि आज उसे बहुत बड़ा झटका मिला था। आज उसने अपने बॉयफ्रेंड को उस पर चीट करते हुए पकड़ लिया था। उसने आज ही अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ नेकेड उसी के घर में देख लिया था। वो दोनों ही साथ में मेकआउट कर रहे थे। विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने उस बॉयफ्रेंड पर बहुत ट्रस्ट किया था, इतना ट्रस्ट जिसकी वजह से उसने अपनी पूरी फैमिली से लड़ाई तक कर ली थी। उसके भाई बहन उसे समझाते रहे कि उसका बॉयफ्रेंड शोशे उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर विंग ने माना ही नहीं। उसे तो लगता था कि उसकी सारी फैमिली उसके बॉयफ्रेंड को गलत समझती है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो सच में एक चीटर था और आज विंग ने खुद अपने आंखों से देख लिया और अब उसे खुद के डिसीजन पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि कैसे 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 उसने उस जैसे बास्टर्ड को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। उसकी सच्चाई वो देख क्यों नहीं पाया? उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने गुस्से में आकर अपने बॉयफ्रेंड को खूब पीटा, उसके हाथ तक तोड़ दिए, लेकिन अभी भी उसे चैन नहीं मिला है। अब भी वो बहुत गुस्से में है। वो अपने उस चीटर बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। उसकी वजह से वो किसी और पर ध्यान भी नहीं देता था। कितने सारे लोग थे जो विंग को पसंद करते थे और शायद उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छे थे, पर विंग ने किसी पर ध्यान नहीं दिया, उसके लिए लॉयल बन के रहा, पर वो पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मार रहा था। विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग कहता है, उस जैसे चीटर के लिए हाँ मैंने अपना इतना टाइम वेस्ट किया, अपनी इतनी मनी वेस्ट की है। मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन सारे ठीक थे, पर मैं ही इतना ज़्यादा बेवकूफ़ था कि मैंने किसी की भी बात नहीं सुनी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हुईसांग हुईसांग कहता है, विंग अब तुम क्या ही कर सकते हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आज तुमने खुद अपने आंखों से देख लिया ना कि वो तुम्हारे पेट पीछे कैसे किसी और के साथ। तभी विंग कहता, हाँ हाँ मुझे वो सब बातें याद मत दिलाओ, मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मैं भी उसे दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। हुईसांग मुझे भी अपने लिए तुरंत एक पार्टनर चाहिए जो मुझे आज सेटिस्फाइड कर सके। जैसे ही हुईसांग ये सुनता है वो तो शॉक रह जाता है क्योंकि विंग उसने पहली बार इस तरह की डिमांड की है। हुईसांग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो ब्रदर? क्या तुम होश में नहीं हो? तभी विंग कहता है, मैं पूरी तरीके से होश में हूँ और हाँ, मुझे सच में कोई चाहिए। अगर वो इधर उधर मुंह मार सकता है तो मैं क्यों नहीं? और वैसे भी अब मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, तो मेरी मर्ज़ी, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अब तुम जाओ और जल्दी से मेरे लिए एक हैंडसम मैन ढूंढ कर लाओ। हुईसांग कहता है, विंग तुम पागल हो चुके हो। तभी विंग कहता है, मैं पागल नहीं हुआ, तुम जाओ और जितना मैंने कहा है वही करो। तभी हुईसांग कहता है, विंग तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। हुईसांग अब वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि अब वहीं पर काउंटर पर बैठकर और ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगता है। कुछ ही देर में वो इतना ज़्यादा ड्रंक हो जाता है कि उसे किसी भी चीज़ का होश नहीं होता और वो उसी बार में से नशे में चलते हुए बाहर आ जाता है। बाहर आते ही विंग जो कि इतना ज़्यादा नशे में था कि वो गिरने वाला था, लेकिन तभी उसे दो मजबूत हाथ संभाल लेते हैं। विंग जो कि उस शख्स को जिसने अभी उसको पकड़ा हुआ था उसे टाइटली होल्ड कर लेता है, उसकी जैकेट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसके ऊपर और लीन होते हुए कहता है, ओह मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो हुईसांग। वो शख्स जिसने विंग को थाम रखा था वो विंग को खुद से दूर करते हुए उसे हिलाते हुए कहता है, विंग 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 क्या हुआ तुम्हें? विंग विंग तुम होश में हो? विंग मेरी तरफ देखो।
विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा नशे में था, वो अब धीरे से अपनी आंखें खोलकर सामने वाले पर्सन को देखता है और सामने वाले पर्सन को देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो उसके और ज़्यादा करीब जाकर उसके नेक में अपने हाथों को डाल देता है और उसकी तरफ लील होते हुए कहता है, तो तुम आ गए। मुझे तुम्हारा कब से इंतज़ार था। वो शख्स ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो शख्स इससे पहले कुछ और कह पाता, विंग तुरंत ही उसके लिप्स को ग्रैब कर लेता है। वो शख्स ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है, अपनी ही जगह पर स्टिफ खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। विंग जो कि अब उसे वहीं पर किस करने लगा था, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि लांग वांगजी था। वांगजी जो कि अपने किसी काम से यहाँ आया था, पर जैसे ही उसने विंग को देखा वो विंग को संभालने के लिए यहाँ आ गया। पर अभी जो हो रहा है वो उसकी समझ से बाहर है। विंग जो कि उसे किस कर रहा था और वांगजी शॉक में था। धीरे धीरे विंग ने किस को और डीप कर दिया और वांगजी जो कि शॉक में था, अचानक से वो भी विंग की किस में मेल्ट होने लगा और उसने विंग की कमर से उसको टाइटली होल्ड कर लिया और वहीं पर विंग को भी बहुत ही ज़्यादा डीप और रफ किस करने लगा। दोनों ने वहीं पर एक लॉन्ग किस की और अब विंग उसकी कॉलर को पकड़ते हुए उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। तभी ये सुनकर वांगजी कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। तभी विंग उसकी ईयर्स के पास जाकर कहता है, आज रात मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। जैसे ही वांगजी ये सुनता है वो कहता है, क्या तुम श्योर हो। तभी विंग कहता है हाँ। जैसे ही विंग हाँ कहता है, वांगजी अब विंग को उठा लेता है और साइड में ही जो उसकी कार थी उसमें जाकर विंग को अच्छे से बैठाकर सीट बेल्ट लगा देता है और खुद कार की दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में वांगजी एक अपार्टमेंट में आकर रुकता है। वांगजी अब कार से बाहर आता है, विंग को भी कार से बाहर निकालकर उसे अपनी आर्म्स में कैरी करते हुए अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। वो फाइनली विंग को अपने रूम में ले आया था। विंग जो कि वांगजी को वहीं पर उसकी नेक पे किसिस करने लगा था। वांगजी ने उसे बेड पर रखा और कहा, तुम मुझे एक्साइटेड कर रहे हो विंग। अगर मैंने अपना आपा खो दिया तो फिर कल तुम चलने के लायक नहीं रहोगे। जैसे ही विंग ने ये सुना उसने वांगजी के कॉलर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, यही तो मैं चाहता हूँ तुम आज रात मुझे सब कुछ भुला दो। मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ, समझे तुम। अब वो करो जिसके लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। जैसे ही विंग ये कहता है, वांगजी तो पूरी तरीके से शॉक, लेकिन तुरंत ही वो विंग के लिप्स को ग्रैब कर लेता है और उसे एक डीप और रफ किस करने लग जाता है। धीरे धीरे उनका किस और भी ज़्यादा इंटेंस होने लगता है। दोनों ही अब एक दूसरे के क्लोथ को रिमूव करने लगते हैं। धीरे धीरे वांगजी ने विंग के सारे क्लोथ को उसकी बॉडी से रिमूव कर दिए थे और विंग जिसने उसकी शर्ट को पहले ही उसकी बॉडी से हटाकर दूसरी तरफ फेंक दिया था, वांगजी ने अपने ट्राउज़र को भी अब उतार कर कहाँ फेंका उसे भी नहीं पता और वो विंग के ऊपर टूट पड़ा। उसने पहले तो विंग की पूरी बॉडी को सक किया, लिक किया, वहाँ पर अपने लब बाइट्स के निशान छोड़े और विंग को बहुत ही ज़्यादा डीप किस करने के बाद उसने विंग को प्रिपेयर किया और फिर उसके साथ अपनी एक्टिविटी को अंजाम दिया। पूरी होल नाइट विंग की चीखों की आवाज़ उस अपार्टमेंट में गूंजती रही और वांगजी वो तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि रुकने का नाम ही भी नहीं ले रहा था और विंग जो कि पूरा प्लेजर में खो गया था, उसे तो किसी भी चीज़ का होश नहीं था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही विंग फाइनली थक कर सो जाता है और वांगजी भी कुछ देर बाद सेटिस्फाइड जब हो जाता है तो वो विंग के ऊपर ही सो जाता है। अब ऐसे ही हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ करीब दोपहर के 2 बजे के करीब विंग की आंखें खुलती हैं और
जैसे ही विंग की आंखें खुलती है, उसे अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था। विंग एक तरह की आवाज़ निकालता है और अपनी आंखों को खोलता है। विंग जिसने अपनी आंखों को खोलने के बाद जो सबसे पहला सिनेरियो देखा था वो था एक चेहरा, और वो चेहरा किसका था? ऑफ कोर्स वांग जी का, जो कि उसे देख रहा था। विंग तो शॉक हो जाता है कि उस ये क्या है। उसे करीब 2 मिनट लगते हैं सब कुछ एनालाइज करने पे। उसे समझ में आता है कि वो बेड पर लेटा है और उसके ऊपर वांग जी। जैसे ही वो ये देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है वांग जी को अपने ऊपर देखकर। वो तुरंत ही कहता है वांग जी, और ऐसे कहकर वो उठने ही वाला था, लेकिन तभी उसको बहुत ही ज़ोर से पेन होता है और वो ज़ोर से कराह की आवाज़ निकालता है, जिससे वांग जी उसे बेड पर पिन करते हुए कहता है मत उठो, तुम्हें पेन हो रहा होगा। विंग तो बहुत ही ज़्यादा शौक था। वो चारों तरफ देखता है और वो एनालाइज करता है कि वो कहाँ पर है। विंग कहता है मैं कहाँ हूँ। तभी वांग जी कहता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? विंग कहता है क्या? तभी वांग जी कहता है याद करो। तभी विंग याद करने की कोशिश करता है। उसे कल सब कुछ याद आता है, कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट किया, उसने अपने बॉयफ्रेंड के हाथ तोड़ दिए, फिर बार में जाकर ड्रिंक पर ड्रिंक किया, और उसके बाद विंग को कुछ भी याद नहीं। विंग ने वांग जी से कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं विंग जब खुद को नेकेड देखता है तो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वांग जी वो भी, विंग कहते कि क्या किया तुमने मेरे साथ? तभी वांग जी ने कहा मैंने तो वही किया जो तुम चाहते थे। तुम ही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें सब कुछ भुला दूँ, और आज रात तुम्हारे साथ। विंग कहते कि क्या? तभी वांग जी कहता है हाँ। विंग तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसने अपने ही बॉस के छोटे भाई के साथ रात बिता ली। जैसे ही विंग ये सोचता है वो तो पूरी तरीके से शॉक। हाँ, वांग जी विंग के बॉस का छोटा भाई है, जिस लैंड कॉर्पोरेशन में विंग काम करता है उसके ऑनर है जेबूजुन, और उन्हीं का छोटा भाई है लांग वांग जी, जो कि ऑफिस में कभी कभार ही आता है। लेकिन इन दोनों वो कुछ ज़्यादा आने लगा था, पर विंग ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आज वो उसके साथ बेड पर, जिस इंसान पर कभी विंग ने ढंग से ध्यान भी नहीं दिया, उस इंसान के साथ विंग बेड पर, और ऊपर से उसने इस इंसान के साथ रात तक बिता ली। विंग को तो खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा कि उसने ये क्या कर दिया। विंग के तो क्या कि ये सब मैंने। तभी वांग जी कहता है हाँ, तुम ड्रंक थे और तुम गिरने वाले थे, मैंने तुम्हें बचाया, और फिर तुम मुझे किस करने लगे और तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे चाहते हो। विंग तो ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वांग जी अब विंग पर विंग से ज़्यादा बातें ना करते हुए उठता है। वो पूरा नेकेड था, जिसे देखकर विंग तो एकदम शॉक। वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी कहता है ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे देख लिया है, अब ये शर्माना बंद करो। विंग कहते कि क्या कर रहे हो? कपड़े कपड़े पहनो। तभी वांग जी कहता है अभी तक मैं फ्रेश नहीं हुआ, मैं भी अभी ही उठा था। पूरी रात हमने जो किया उसकी वजह से करीब सुबह के 5-6 बजे ही हम सोए थे। विंग तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि क्या सच में पूरी रात? इसका मतलब है ये पूरी रात। विंग तो सोच भी नहीं सकता ये क्या क्या हो गया उसके साथ। एक ही रात में उसकी पूरी दुनिया चेंज हो गई। वांग जी अब विंग को तुरंत ही उसके ऊपर से चादर हटाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। विंग तो पूरी तरीके से शॉक। ये वांग जी क्या कर रहा है? विंग अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है कि क्या कर रहे हो? तभी वांग जी कहता है मत करो, मैंने सब कुछ पहले ही देख लिया है। विंग जो कि शर्माता और कहता है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। पर वांग जी उसकी बातें नहीं सुनता और उसे अपने साथ बाथरूम में ले जाता है ब्रश करवाने के लिए। वो विंग के साथ अब बाथटब में बैठ जाता है। वो बाथटब बहुत बड़ा था, जिसमें 2 लोग बड़ी आसानी से आ सकते थे। विंग तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। वांग जी विंग को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है फाइनली मैंने तुम्हें पाल ही लिया। विंग तो पूरी तरीके से शॉक। वो कहता है कि क्या मतलब है? तभी वांग जी विंग के चेहरे को
अपने करीब कर कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम कभी समझे नहीं? विंग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वांग जी क्या कहना चाहता है। तभी वांग जी कहता है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें ये बताना चाहता था। जब से मैंने तुम्हें अपने गगा की कंपनी में पहली बार देखा था, तब से ही मैं तुम्हें चाहने लगा था और उसके बाद से मैं हर वक्त बहाना ढूंढता रहता कि मैं गगा की कंपनी में आ सकूं और तुम्हें देख सकूं। मेरी भी एक अलग कंपनी है जहां पर मैं न्यू न्यू आर्टिस्ट को एक मौका देता हूं उनके टैलेंट के थ्रू अपना नाम बनाने के लिए। मेरा खुद का स्टूडियो है, इसलिए मैं बार बार नहीं आ सकता था, लेकिन इन दिनों मुझे तुम्हें देखने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी, इसलिए मैं बार बार आ रहा था और मैं मौका ढूंढा था कि मैं तुमसे बात कर कर तुम्हें बता सकूं, पर कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन देखो ना, मैंने तुम्हें कन्फेस करने से पहले ही तुम्हें अपना बना लिया और अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हाँ, हम जल्द ही शादी भी करेंगे। जैसे ही विंग ये सुनता है, वो तो पूरी तरीके से शॉक। क्या? शादी? क्या कह रहा है लालवांग जी? क्या वो मुझ जैसे एक मामूली एम्प्लॉय को पसंद करता था? विंग तो पूरा शॉक में था। वांग जी विंग को हक किए हुए था और विंग शॉक में। दोनों ही फ्रेश होकर बाहर आते हैं, जहाँ पर वांग जी ने पहले ही खाने का ऑर्डर दे दिया था, खाना भी आ चुका था। वांग जी खाने को विंग के और खुद के सामने रखते हुए विंग को टेबल के पास बैठाते हुए कहता है, चलो अब खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हें प्लेन क्लेट्स भी दे दूँगा, पहले तुम खा लो। विंग जो कि खाने को देख रहा था, फिर वांग जी को देख रहा था, फिर वो कहता है, आई एम सॉरी। विंग का सॉरी वर्ड सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है। सॉरी? पर किस लिए? विंग कहता है, सब चीज़ के लिए मुझे माफ़ करिएगा। मैं कल बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था, मेरा खुद पर ही होश नहीं था और इस वजह से शायद मैं वो सब कर बैठा। पर मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ मेरे बॉस के छोटे भाई हैं, यानी कि मेरे बॉस ही हुए और मैं एज अ आपको अपना बॉस ही देखता हूँ। मेरे दिल में कभी आपके लिए कोई फीलिंग जगी ही नहीं और अगर आप हमारे बीच जो हुआ उसकी वजह से ये सब कह रहे हैं, तो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मेरी भी गलती थी। विंग की ये बातें सुनकर वांग जी विंग के पास जाता और कहता है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो? तभी विंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आप मेरे लिए मेरे बॉस थे और मेरे बॉस ही हैं। वांग जी कहता है, पर मैं तुमसे। तभी विंग कहता है, जानता हूँ, पर मैं आपसे प्यार नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरीके से आपको कोई गलत इशारा दूँ। मैं आपको अच्छे से जानता भी नहीं हूँ और जिसे मैं जानता नहीं हूँ उसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता। हमारे बीच कल जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी। मैं होश में नहीं था और शायद आप भी अपना होश खो बैठे थे। वांग जी जो कि विंग को टाइटली होल्ड करता और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं पूरी तरीके से होश में था और मैंने जो किया उसके लिए मुझे रिग्रेट नहीं है। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ विंग। तभी विंग कहता है, पर मैं नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ हुआ है, मैं अभी अकेले रहना चाहता हूँ, थोड़ा स्टेबल होना चाहता हूँ। मैं फिर से किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आ सकता जिसके बारे में मुझे अच्छे से पता ना हो, जिस शख्स के बारे में मुझे अच्छे से पता ना हो। इतना कहकर विंग अब वांग जी की तरफ देखकर कहता है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वांग जी जो कि विंग को जाता देखकर विंग का हाथ पकड़ता और कहता है, क्या मतलब था तुम्हारा? तभी विंग कहता है, मुझे जो कहना था मैंने कह चुका है, अब मुझे जाना चाहिए। मेरी फैमिली मेरी चिंता कर रही होगी, मुझे जाने दीजिए। इतना कहकर वो वांग जी का हाथ अपने हाथों में से छुड़ाता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग जी वहीं पर डम्बफाउंडेड खड़ा रह जाता है। ये सब क्या हो गया? वांग जी तो खुश था कि वो जिसे चाहता था, विंग कब से विंग को वांग जी चाहता था। वो कब से विंग को बताना चाहता था कि वो उससे प्यार करता है, पर उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। वो अपने
गगा के ऑफिस में भी इसीलिए चाहता था ताकि वो विंग को देख सके और शायद एक बार मौका मिलते ही विंग को अपनी फीलिंग्स बता सके। पर आज जब उनके बीच इतना कुछ हो चुका है, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तब भी विंग उसका नहीं हो पाया। वांग जी को बहुत फ्रस्ट्रेशन सी फील होने लगती है। वांग जी जो कि फर्श पर बैठ जाता है, उसे बहुत गुस्सा और रोना दोनों ही आ रहा था। लेकिन तभी विंग की कई बातें भी उसके दिमाग में घूमने लगती है कि वो फिर से किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आ सकता जिसका बारे में विंग को अच्छे से पता ना हो, जिस शख्स के बारे में विंग को अच्छे से पता ना हो। वांग जी ये सोचता है और कहता है इसका क्या मतलब, क्या विंग किसी रिलेशनशिप में था। वांग जी ये सोचकर तुरंत ही एक कॉल डायल कर देता है। इधर दूसरी तरफ विंग फाइनली जैसे तैसे चलकर अपार्टमेंट से बाहर आता है। अपने लिए एक कैब को रोककर उससे अपने घर पहुंच जाता है। विंग का फ़ोन जो कि स्विच ऑफ हो चुका था और विंग ने उसे चार्ज भी नहीं किया था। विंग इस वजह से किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। विंग फाइनली अब अपने घर के बाहर पहुंच चुका था। उसने ड्राइवर को पैसे दिए और अपने घर के अंदर चलाया। उसे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर जैसे ही वो अपने घर के अंदर आया, घर में जो बाहर सारे लोग यानी कि विंग के पेरेंट्स, वो विंग के रियल पेरेंट्स नहीं हैं, वो विंग के अंकल और आंट है। लेकिन उन्होंने विंग को बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया था, जिस वजह से विंग उनका अडॉप्टेड सन हो चुका है और विंग उन्हें अपने मॉम डैड ही बुलाता है, अंकल आंट नहीं। वो दोनों विंग की चिंता में बैठे हुए थे और साथ में विंग के भाई बहन भी। यानली तो रो रही थी कि उसका छोटा भाई आखिर कहाँ गया है, कहीं उसके उस बॉयफ्रेंड ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया, क्योंकि उन्हें हुइसन से खबर मिली थी कि विंग को उसके बारे में पता चल गया और विंग और उसकी लड़ाई भी हुई, जिसमें विंग ने उसके हाथों को बुरी तरीके से तोड़ दिया है। उसे तो इसी बात की चिंता हो रही थी कि कहीं वो अपना बदला निकालने के लिए उसके भाई को उसने उठवा तो नहीं लिया, कुछ कर तो नहीं दिया। लेकिन जैसे ही विंग गेट से एंटर होता है और सबको लिविंग रूम में बैठे हुए देखता है, तो वो शॉक हो जाता है। जियानचंग जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान था, जैसे ही उसकी नज़र विंग पर पड़ती है, वो तुरंत ही कहता है विंग। जैसे ही जियानचंग की आवाज़ सब सुनते हैं, वो जियानचंग की तरफ देखते हैं और फिर मेन डोर की तरफ देखते हैं जहाँ से विंग आ रहा था। विंग को देखते ही सबसे पहले यहाँ ली जाकर दौड़कर विंग को गले से लगा लेती है, विंग को बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर लेती है। विंग को दर्द हो रहा था क्योंकि कल रात की एक्टिविटी की वजह से विंग को पहले ही चलने में दिक्कत हो रही थी, उसकी बॉडी में भी पेन था और यहाँ लेके हग करने की वजह से उसका पेन थोड़ा और बढ़ गया था। पर वो फिर भी अपने पेन को कैसे भी बर्दाश्त करता है। यानी जो कि विंग को टाइटली हग कर कर उससे थोड़ा सा अलग होकर उसे झंझोड़ते हुए कहती है कहाँ थे तुम, कहाँ थे? हाँ, मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, कितना ढूंढा तुम्हें, तुम कहाँ थे विंग? हाँ बताओ मुझे, तुमने मेरा कॉल पिक क्यों नहीं किया? कहाँ है तुम्हारा फ़ोन आखिर लग क्यों नहीं रहा विंग? तभी विंग जो कि कहता है जे तभी जियानचंग आगे आकर कहता है बताओ कहाँ थे तुम? हाँ, हम सब इतने ज़्यादा परेशान थे, पूरी रात तुम गायब थे, सुबह भी तुम घर नहीं आए, मुझे लगा तुम सुबह आ जाओगे पर नहीं। हुइसंग ने मुझे कॉल कर कर बुलाया था बाहर में ताकि मैं तुम्हें घर ले जा सकूं, क्योंकि तुम बहुत ड्रंक हो गए थे। लेकिन जब तक मैं वहाँ आया तब तक तुम गायब हो चुके थे, कहाँ थे तुम? तभी विंग की मॉम यानी कि विंग की आंट आगे आकर कहती है हाँ विंग कहाँ थे तुम? तुम्हें इतना भी होश नहीं है कि तुम्हारी एक फैमिली है जो तुम्हारा घर पर इंतज़ार कर रही थी, कम से कम तुम हमें इन्फॉर्म तो कर देते। तभी जान फैमिया सबको शांत करते हुए कहते हैं अरे सब शांत हो जाओ, विंग अभी घर आया है, कम से कम उसे थोड़ा रेस्ट तो करने दो। तुम तीनों मिलकर उस पर सवालों की बौछार शुरू कर दिए हो, चलो विंग को अंदर ले चलो यानली। तभी यानली अपने डैड की बात सुनती है और कहती है हम विंग। तभी विंग कहता है जे मैं सबके सवालों का जवाब दूंगा, पर क्या मैं रूम में जा सकता हूँ? मैं बहुत थका हुआ हूँ जे और मैं अभी थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ जैसे प्लीज़ प्लीज़ मदर, प्लीज़ फादर। तभी विंग की इस तरीके से की बातें सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि विंग ऐसा अकेले रहने वाला पर्सन नहीं है। विंग अगर
अगर पहले वाला विंग होता और सब उससे ऐसे सवाल पूछ रहे होते तो विंग कहता, आप लोग लगातार मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, मैं अपने दोस्तों के साथ था, एंजॉय कर रहा था, प्लीज़ आप मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बताया नहीं, प्लीज़ 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 मैं अगली बार से नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। ऐसे ही विंग कहता। पर विंग की बातें इस बार डिफरेंट थी। सब शॉक हो गए थे। इससे पहले कोई भी कुछ कह पाता, विंग ही वहाँ से चला जाता है। विंग की उस लंगड़ाती चाल को भी सबने नोटिस किया। सब तो विंग के लिए घबरा गए थे। जैनसन कहते, ये तुम कैसे चल रहे हो? तभी विंग कहता है, वो मैं गिर गया था। इतना कहकर विंग अब सीधा अपने रूम में चला जाता है। सब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। जैनसन कहता है, लगता है उसकी फिर से उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई है। आखिरकार उसे अपने बॉयफ्रेंड का सच पता चल गया। कहीं उसी ने विंग के साथ कुछ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। यानली जो कि विंग की तरफ ही देख रही थी। विंग वहाँ से चला गया था, पर उसकी नज़रें अभी भी विंग के रूम की तरफ ही थी, और साथ ही मैडम यू की भी। विंग अपने रूम में आकर अपने रूम को बंद कर अपने रूम में ही लेट जाता है और सारी चीज़ों को याद करने लगता है। उसे कल रात के धीरे धीरे सारे फ्लैशेस याद आ रहे थे, और उसमें लांग वांग जी के साथ उसे वो किस भी याद आई थी। हाँ, उसके आगे का विंग को याद नहीं, पर हाँ उसे इतना याद आ चुका था कि उसने सच में वांग जी को किस किया था, और जिसकी वजह से विंग खुद ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसने अपने बालों को खींचा और कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, मैं वांग जी, हाँ क्या हो गया ये मुझसे? इतना कहकर विंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। कुछ टाइम बाद विंग के डोर पर नॉक होता है। विंग जो कि नॉक की आवाज़ सुनकर अब जाकर डोर ओपन करता है तो सामने मैडम यू और यानली थी। यानली कहती है, हम अंदर आए। यानली के हाथों में खाना था। विंग जो कि हमें अपना सिर ला देता है। यानली और मैडम यू रूम में आ जाती है। यानली विंग के लिए खाना लाई थी। यानली कहती है, विंग ये लो तुम्हारे लिए, तुम्हें भूख लगी होगी ना? तभी विंग खाना देखता है, उसके पेट में से गुड़गुड़ की आवाज़ भी आने लगती, क्योंकि उसने सच में कुछ खाया ही नहीं था। वांग जी ने उसके लिए खाना मंगवाया था, पर उसने वो भी नहीं खाया, वो वैसे ही छोड़कर वो यहाँ आ गया था। विंग के पेट की गुड़गुड़ की आवाज़ सुनकर यानली हंसती और कहती, इसका तो तुम्हें सच में भूख लगी है, आओ मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। इतना कहकर वो विंग को अपने पास बैठाती है और अपने हाथों से खिलाने लगती है। विंग को बहुत अच्छा लगता है इतना अपनी जीजे का इस तरह का प्यार देखकर। विंग अपनी बहन को हक कर लेता है। याली अपने भाई के सर को सहलाने लगती है। विंग कहता है, माफ़ कर दीजिए जीजे, आप मुझसे मेरी वजह से परेशान हुई ना? तभी याली कहती है, हाँ परेशान तो मैं हुई। विंग प्लीज़ आगे से ऐसा मत करना, तुम जानते हो ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम्हारी कितनी केयर करते हैं। तभी यह विंग कहता, हाँ मैं ही पागल था जो आप लोगों की बातें नहीं मान रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी मैडम भी कहती है, फाइनली तुम्हें समझ तो आ गया कि तुम्हारा वो घटिया बॉयफ्रेंड कैसा था। तभी विंग कहता है, माँ प्लीज़ ऐसा मत कहिए ना। हाँ मुझे समझ आ गया है और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पहले ही आपकी बातें माननी चाहिए थी। वो सच में एक बास्टर्ड था, वो बहुत बुरा था माँ। इतना कहकर विंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मैडम जब ये देखती है तो वो तुरंत ही विंग के फेस को अपनी तरफ कर उसकी आंखों के आंसुओं को पोंछती है और कहती है, बस रो मत, मैंने कभी भी तुम्हें यह नहीं सिखाया कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम बैठ कर रो, उल्टा तुम उसका जवाब दो। खबरदार अगर तुम रोए तो तुम्हें तो उसको सबक सिखाना है, ना कि बैठ कर रोना है। तभी विंग कहता है, आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ, मुझे रोना नहीं चाहिए। इतना कहकर विंग खुद से अपने आंखों के आंसू को साफ करता है। मैडम यू स्माइल करती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, अब खाना खा लो और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, तुमने उसे सज़ा तो दे ही दी है, बाकी का काम तुम्हारा भाई कर देगा। विंग बस मुस्कुरा देता है। उसके बाद वो लोग कुछ देर और बैठते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विंग जो कि अपने बेड पर लेटकर थोड़ा आराम करने लगता है, क्योंकि उसे सच में बहुत पेन हो रहा था। विंग जो कि बेड पर लेटकर कुछ समय के लिए सो जाता है। शाम के करीब वो अपने लिए पेन किलर्स मंगवा कर खा लेता है। उसने अपने ही घर के एक सर्वेंट से कह दिया था उसके लिए पेन किलर ले आए, और उसके बाद उसने वो खाया और उसे थोड़ी राहत मिली। नेक्स्ट डे उसका ऑफिस था, और जिसके लिए वो
अच्छे से रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाता है, जहाँ पर जियान चेंग बैठा हुआ था। विंग जियान चेंग के पास ही बैठ जाता है। जियान चेंग विंग को देखता और कहता है, अब तुम ठीक हो? विंग कहता है, तभी मैडम भी कहती है, वैसे क्या हुआ उस लड़के का, हाँ, जिसने हमारे विंग को परेशान किया? तभी जियान चेंग कहता है, माँ, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पुलिस उसे खुद ही पकड़ कर ले गई। जैसे ही सभी सुनते हैं वो सभी शॉक हो जाते हैं। विंग भी, मैडम भी कहती, क्या, पर कैसे? तभी जियान चेंग कहता है, वो पहले ही इल्लीगल कामों में इन्वॉल्व था, उसने बहुत सी इल्लीगल चीज़ें की हैं जिसकी वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। ये सुनते ही मैडम भी कहती है, देखा, मुझे पहले से ही उस पर शक था, अच्छा हुआ पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। देखा विंग, तुमने हमारी बात नहीं मानी थी, अब खबरदार तुमने किसी ऐसे वैसे लड़के को डेट किया तो। विंग ये सुनता है और अपना सर नीचे झुकाकर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। तभी मैडम उसका सर हिलाती है और कहती है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना और मेरी बात तो ज़रूर सुनना। विंग बस हमें अपना सिर हिला देता है और जियान चेंग जो कि हंसता और कहता है, अब तो तुम नहीं बचोगे। विंग जो कि जियान चेंग को घूरता है और जियान चेंग बस हंसते हुए अपना खाना खाता है। विंग भी अपना खाना ख़त्म करता है। उसके बाद जियान चेंग और विंग दोनों ही अपने अपने वर्क के लिए निकल गए थे। जियान चेंग पहले विंग को उसके ऑफिस छोड़ता है और फिर वहीं से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। विंग अपने ऑफिस पहुंच चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसके ऑफिस में उससे पहले ही कोई आकर उसका इंतज़ार कर रहा है और उसने विंग को किसी और के साथ कार से आते हुए देख लिया है। उसने ये तो नहीं देखा कि उस कार के अंदर कौन था, उसे नहीं पता कि आखिर विंग किसके साथ आया, पर उसे बहुत जेलसी फील हो रही है। हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा है कि आखिर विंग किसके साथ है। उसे ये नहीं पता कि विंग अपने भाई के साथ है, उसे तो लग रहा है कि पता नहीं विंग अब किसके साथ है। उसे बहुत जलन हो रही है। विंग जो कि सही अपने ऑफिस के अंदर एंटर करने वाला था, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। विंग ने उसकी तरफ देखा तो वो वांग जी था। वांग जी को देखकर विंग कहता है, आप? तभी वांग जी कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। इतना कहकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ कर उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पर वांग जी नहीं सुनता और विंग को सीधा टेरेस पर ले आता है। विंग कहता है, मैंने कल ही सारी चीज़ें साफ़ कर दी थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं आपको पसंद नहीं करता, फिर भी आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तभी वांग जी कहता है, पर मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, कम से कम तुम मुझे एक चांस तो दो। तभी विंग कहता है, नहीं, मुझे किसी को भी कोई चांस वांस नहीं देना और आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप मुझसे दूर रहिए। और वैसे भी आप मेरे बॉस के छोटे भाई हैं और मैं नहीं चाहता कि सब मुझे ये समझे कि मैंने पैसे के लालच में अपने ही बॉस के छोटे भाई को फंसा लिया है। इतना कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है, रुको, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो। तभी विंग कहता है, देखिए, मैंने पहले ही आपको कह दिया, आप मुझे छोड़िए, जाने दीजिए, मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है। इतना कहकर वांग जी से विंग हाथ छोड़ाकर वहाँ से चला जाता है और वांग जी विंग को रोकता रहता है, पर विंग नहीं रुकता। उसके बाद वांग जी कुछ समय और रहता है, पर जब विंग वांग जी पर ध्यान नहीं देता, वांग जी वापस अपने वर्क प्लेस पर चला जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीतते हैं। वांग जी हर रोज़ विंग को किसी और के साथ आते देखता, उसे गुस्सा आता, लेकिन फिर भी वो विंग को मनाने की कोशिश करता, उससे बात करता, लेकिन विंग हमेशा उसे रिजेक्ट करता, उस पर ध्यान नहीं देता, उसे इग्नोर करता। तो वांग जी के बड़े भाई यानी कि जेब्यूजुन को भी एहसास होने लगा कि वांग जी किसी वजह से परेशान है, क्योंकि वांग जी का चेहरा भले ही कोई ना पढ़ पाए, पर जेब्यूजुन हमेशा ही पढ़ लेते हैं। जेब्यूजुन कहते हैं, वांग जी, क्या तुम्हें कोई परेशानी है, मुझे बताओ। तभी वांग जी कहते हैं, नहीं, बस थोड़ा वर्क बढ़ चुका है गगा। तभी सिचेन कहते हैं, तुम्हें कुछ समय का ब्रेक लेना चाहिए वांग जी। तभी वांग जी कहते हैं, नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वांग जी वहाँ से निकल जाता है। सिचेन जो कि अपने भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंस थे, उनकी लाइफ में अब कोई और दूसरा नहीं है, सिर्फ उसका भाई ही बच्चा है और उसके एक अंकल जो कि बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनकी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती। वांग जी आज भी विंग को मनाने की कोशिश करता है, पर विंग मानता ही नहीं है। वांग जी आज भी फर्स्ट स्टेशन में अपने ऑफिस आया था, जहाँ पर सभी स्टाफ पहले ही वांग जी का वेट कर रहे थे। वांग जी के आते ही वो लोग
सभी कंटेस्टेंट को एक एक कर कर वांग जी के पास भेजते रहते हैं। आज वांग जी का मूड इतना ज़्यादा ख़राब था कि वो जिससे भी छोटी से छोटी गलती हो रही थी उन उन पर चिल्लाते हुए कह रहा था, ऐसे काम करोगे तुम? हाँ, ये है तुम्हारा टैलेंट? इस बेकार टैलेंट के साथ तुम आगे बढ़ोगे? हाँ, क्या तुम्हें अपनी ही लाइनें याद नहीं रहती? क्या तुम इसे और ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकते? इस तरह तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। जाओ और अगली बार अच्छे से सीख कर आना। ऐसे ही वांग जी ने कई सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर चिल्लाकर उन्हें वहाँ से भगा दिया था और कहा था नेक्स्ट टाइम वो और अच्छे से काम करे। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक गए थे क्योंकि वांग जी कभी भी किसी से ऐसे पेश नहीं आता। पर आज पता नहीं उसे क्या हुआ। जो कंटेस्टेंट आए थे वो वांग जी के इस र्यूड बिहेवियर से कई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें बाद में स्टाफ ने मिलकर संभाला और कहा कि हमारे बॉस वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते, तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, देख लेना अगली बार वो तुमसे ज़रूर इम्प्रेस होंगे। सभी बस हम अपना सिर हिलाकर चले जाते हैं। उन सभी में से एक स्टाफ और था जो कि कह रहा था कि इस्लान वांग जी को आखिर आज हुआ क्या है कि ये ढंग से काम नहीं कर सकता। हर दिन तो ये कितना अच्छे से काम करता है पर आज ये इतना चिल्ला क्यों रहा है। तभी दूसरा कहता है, जान से क्या कह रहे हो, चुप हो, देखने रही बॉस कितने गुस्से में है, अगर उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली तो शायद आज तुम भी नहीं बचोगे। जान सिंह कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो पर मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है। इतना कहकर जान सिंह बस वांग जी को घूरने लगता है। हाँ गाइस, जान सिंह वांग जी की ही कंपनी में काम करता है। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट्रेट होकर बैठा हुआ था, जान सिंह उसके पास जाता और कहता है, बॉस ये रही अगले कंटेस्टेंट्स की फ़ाइल और ये उन लोगों की फाइल्स है जिन्हें हमें आगे प्रोसीड करना है। जैसे ही वांग जी उन फाइल्स को देखता है वो कहता है, ठीक है अब तुम जा सकते हो। जान सिंह वहाँ से जाने ही वाला था लेकिन तभी उसका फ़ोन अचानक से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी फ़ोन का स्क्रीन ऑन हो जाता है जिसमें उसकी विंग और यानली की फ़ोटो थी। वांग जी जिसकी नज़र अचानक से जियान चंग के फ़ोन पर जाती है और वो शॉक हो जाता है। जियान चंग जो कि जल्दी से अपना फ़ोन उठाता और कहता है, अरे ये क्या हुआ, कहीं ये टूटा तो नहीं? शुक्र है ये टूटा नहीं। वांग जी जो कि तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता है, ये तभी जियान चंग कहता है, क्या? तभी वांग जी कहता है, तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन पर ये कौन है? तभी जियान चंग कहता है, ये तो मेरी बहन और मेरा भाई है। वांग जी कहता है, क्या क्या नाम है तुम्हारे भाई बहनों का? तभी जियान चंग कहता है, यानली और वीवुशान। तभी वांग जी ये सुनकर शौक। वांग जी जियान चंग की फ़ोन की स्क्रीन को देखता है जहाँ पर अभी भी वो फ़ोटो शो हो रही थी। जियान चंग विंग का भाई है, उसे आज पता चल रहा है विंग का भाई उसी की कंपनी में वर्क करता है, उसे पता कैसे नहीं चला। वांग जी यही सब सोच रहा था। जियान चंग जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक था कि आखिर उसका बॉस उसके भाई बहन के बारे में क्यों पूछ रहा है। जियान चंग कहता है, पर आपने ये क्यों पूछा बॉस? तभी वांग जी कहता है, वो कुछ नहीं, मैंने इसको अपने भाई की कंपनी में देखा है तो इसीलिए मैं पूछ रहा था। तभी जियान चंग कहता है, ये लैंड कॉर्पोरेशन? तभी वांग जी कहता है, हाँ मेरे बड़े भाई की कंपनी है। तभी जियान चंग कहता है, ओह अच्छा। तभी जियान चंग को देखकर कहता है वांग जी कि क्या तुम सुबह अपने भाई को छोड़ने आते हो? तभी जियान चंग कहता है, हाँ आपको कैसे पता? वांग जी जिसे कब से फ्रस्ट्रेशन हो रही थी उस कार वाले मैन के बारे में सुनकर फाइनली उसकी जान में जान आती है, ये सुनकर कि विंग को उसका भाई छोड़ने आता था। वांग जी कहता है, ओ कुछ नहीं, मैंने 2-3 बार देखा था कि विंग किसी के साथ आता है, बस इसीलिए मैंने पूछा। जियान चंग कहता है, अच्छा। तभी वांग जी कहते, ठीक है मैं ये देख लूँगा। तभी जियान चंग कहता है, जियान चंग वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर कहता है, पता नहीं क्या हुआ है इसको, मेरे भाई बहनों के बारे में इंक्वायरी कर रहा था और लैंड कॉर्पोरेशन भी इसकी है, उसके बड़े भाई की, जेबुजुन इसका बड़ा भाई है। जियान चंग यही सोच रहा था। यहाँ से हवा में शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी ने जियान चंग को अपने पास बुलाया था। जियान चंग वांग जी के पास जाता और कहता है, जी बॉस। तभी वांग जी कहता है, जियान चंग मैंने आज तक का तुम्हारा सारा डेटा निकाला और मैंने देखा कि सच में तुम इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत करते हो और तुम्हारी रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, तुम टाइम पर आते हो, सारे काम करते हो, सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हो, इसीलिए मैंने एक डिसीज़न लिया है। जियान चंग कहता है, क्या क्या डिसीज़न लिया है आपने? तभी वांग जी कहता है,
मैंने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया है, अब तुम सीनियर हो और तुम्हारा काम है कि तुम मेरे एब्सेंस में कंपनी को अच्छे से संभालोगे, सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करोगे। और हाँ, सारे लोग अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, इसका ध्यान भी तुम ही रखोगे। शांतनु तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और खुश हो चुका था, क्योंकि उसका प्रमोशन हो चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वांग जी के सामने वो कर कर कहता है, आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉस। तभी वांग जी कहता है, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है जानसंग, बहुत अच्छे, ऐसे ही मेहनत करते रहना, ठीक है। और आज तुम जल्दी घर जा सकते हो। इतना कहकर वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी के जाते ही जानसंग, जो कि वांग जी को थैंक्स कर कर अब सीधा वहाँ से निकल कर सबको बताता है। सब जानसंग के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जानसंग तो और भी ज़्यादा खुश था, वो आज बहुत ही ज़्यादा खुश था, इसलिए वो जल्दी घर जाता है और सभी को कह देता है कि आज वो बाहर ही डिनर करेंगे। उसने विंग को भी कॉल कर कर अब होटल के एड्रेस पर कह दिया था कि वो आ जाए। विंग तो शॉक हो चुका था जब ऑफिस में उसके भाई का मैसेज उसके पास आया। उसने पूछा भी कि क्यों, क्या हुआ। तभी जानचंग ने कहा कि जब वो वहाँ आ जाएगा तब वो सबको एक साथ ही बताएगा। जानचंग की पूरी फैमिली शॉक में थी कि आखिर जानचंग को आज हो क्या गया है, वो सभी को बाहर डिनर क्यों करवा रहा है। जानचंग एक अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में सबको लेकर आता है, सबको अब अच्छे से एक जगह बैठाता है। वो सारी विंग का इंतज़ार कर रहे थे। मैडम भी कहती है अब बता भी दो। तभी जनसिंह कहता है विंग को तो आने दो, मैं सभी को साथ में बताऊंगा। तभी मैडम भी कहती है पता नहीं इसको क्या हुआ है। तभी कुछ समय बाद विंग भी आ जाता है। विंग को देखकर सभी अब अपना हाथ हिलाते ताकि विंग यहाँ जाए। विंग जल्दी से आता है, उन सभी के साथ बैठ जाता है। विंग कहता है क्या हुआ है झांचेंग, मैं तो बहुत ही ज़्यादा शौक था ये सुनकर कि आज तुम हम सबको बाहर डिनर करवा रहे हो, आखिर क्या बात है। माँ जे मुझे बताइए ना। तभी मैडम ये कहती है हमें पता हो तब ना हम तुम्हें बताएं, तुम्हारे भाई ने अभी तक हमें कुछ बताया ही नहीं है। तभी चान फिर मैं कहते हैं अब तो विंग भी आ गया, आप बता भी दो चान चैंग। तभी चान चैंग खुश होकर कहता है मॉम डैड विंग जे मेरा प्रमोशन हो चुका है, अब मैं एक बड़े लेवल पर आ चुका हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जैसे ही सभी सुनते हैं वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में जियान चैंग। तभी जियान चैंग कहता है हाँ, मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था, मेरे बॉस का मूड आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मुझे तो लगा था कि आज सबकी क्लास लगेगी, पर पता नहीं शाम तक उसे क्या हुआ, उसने मेरा प्रमोशन कर दिया। उसने मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। उस मेरे बॉस ने मुझे कहा कि ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। विंग कहता है क्या सच में। वांग तभी जानचंग कहता है क्यों, तुम्हें कोई शक है। विंग कहता है अरे नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए जानचंग। यानली कहती है हाँ मैं भी जानचंग, सच में ये तो बहुत एक गुड अच्छी न्यूज़ है। तभी संजय कहता है हाँ, इसलिए मैं आप सभी को बाहर डिनर करवाने के लिए लाया हूँ। तभी विंग कहता है अच्छा, तो हम सब सबसे महंगी महंगी डिशेज ऑर्डर करेंगे। तभी संजय कहता है हाँ हाँ कर लेना। सभी लोग अब हंसने लग जाते हैं और अपना फैमिली डिनर एंजॉय करते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। वांग जी ने अभी भी हार नहीं मानी थी, वो अभी भी विंग को मनाने की कोशिश करता रहता, लेकिन विंग वांग जी को हर बार रिजेक्ट कर रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विंग अभी अपनी एक कलीग जिसका नाम वेंचिंग है उसके साथ खड़ा था। वेंचिंग विंग को देखकर कहती है विंग तुम ठीक हो ना, आजकल मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही, तुम बहुत वीक हो गए हो। तभी विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ वेंचिंग, मुझे कुछ नहीं हुआ है, शायद ज़्यादा थकान की वजह से ये हुआ है, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। तभी वेंचिंग कहती है विंग मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। तभी विंग कहता है वेंचिंग मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं बस थक गया हूँ। तो तुम्हें पता ही है ना इन दिनों कितना काम था, मैं एक दिन छुट्टी लेकर आराम कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो। तभी वेंचिंग कहती है फिर भी मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही है। तभी विंग कहता है वेंचिंग मेरी फिक्र करना बंद करो, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। इतना कहकर विंग हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। वेंचिंग बस विंग को देखती है पर कुछ कहती नहीं है। ऐसे ही अभी इवनिंग का टाइम था। विंग कुछ पेपर वर्क कर रहा था। इन दिनों विंग की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, उसे बार बार डिजीनेस जैसा महसूस होता, चक्कर आने लगते और अभी भी विंग के साथ यही हो रहा था। विंग जो कि इसे बार बार इग्नोर कर कर फाइल्स को अच्छे से
प्रिपेयर कर रहा था, पर अचानक से ही उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो तुरंत ही फर्श पर गिर जाता है। विंग के कैबिन से धड़ाम से किसी के गिरने की जब आवाज़ आती है तो वहीं पर गुजर रहा एक एम्प्लॉय तुरंत ही विंग के कैबिन को खटखटाता है, पर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। ऐसे ही वो 2-3 बार और खटखटाता है, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। जब उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो वो डोर को थोड़ा सा ओपन करता है, जहाँ पर वो विंग को फर्श पर गिरा हुआ देखता है और जल्दी से आकर विंग को उठाता है, पर विंग उठता नहीं है। तभी वो ये खबर जाकर अपने सीनियर को देता है। उसके सीनियर तुरंत विंग को चेक करते हैं। वैनचिंग को भी जब ये खबर मिलती है तो विंग के पास आती है। वो उस विंग की बहुत फिक्र करने लगती है, उसे विंग की बहुत चिंता हो रही थी। सभी अब विंग को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। वैनचिंग ने उसके पेरेंट्स को और उसकी बहन को सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनकर वो लोग भी पैनिक हो जाते हैं और तुरंत ही जियान चैंग को भी कॉल किया जाता है और उसे सारी चीज़ें बता दी जाती है और उसे भी कहा जाता है कि वो भी जल्दी से हॉस्पिटल आए। जियान चैंग तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर विंग को हुआ क्या। वो जल्दी से भागते हुए वांग जी के कैबिन में आता है। वांग जी जो कि यही सोच रहा था कि आखिर वो क्या करे जिससे विंग उसे एक मौका तो दे। आखिर विंग उसे एक मौका क्यों नहीं दे रहा है। उसके अंदर तो कोई कमी नहीं है, उसका इतना बड़ा बिजनेस है, वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा है, उसका यहाँ पर कितना ज़्यादा रुतबा है। अगर वो किसी भी नॉर्मल लड़की या लड़के के पास जाकर ये कहेगा कि वो उसे अपना पार्टनर बनाना चाहता है तो वो तुरंत हाँ कर देगा, एक पल के लिए भी वो कुछ सोचेगा ही नहीं। पर विंग आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। वांग जी को ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि विंग उसके रुतबे, उसके पैसे, उसके किसी भी चीज़ का लालच नहीं है, पर फिर भी उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि विंग उसे एक चांस तक देने को तैयार नहीं है। वो यही सब सोच रहा था। तभी उसकी कैबिन में कोई भागते हुए चला आता है। वांग जी तो ये देखकर शॉक हो जाता है और तुरंत ही कहता है, चैंग ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी के भी कैबिन में आने से पहले खटखटाया जाता है। क्या तुम्हें इतनी बेसिक सी मैनर्स भूल गए। तभी जियान चैंग कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी थी, मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे अभी जाना होगा। तभी जियान चैंग की ये बात सुनकर वांग जी कहता है, क्यों, क्या हुआ है। तभी जियान चैंग कहता है, बॉस वो अचानक से पता नहीं क्या मेरा भाई वो हॉस्पिटल में है, मुझे जाना होगा, प्लीज़ मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो कहता है कि तो तुम्हारा भाई यानी कि विंग। तभी जियान चैंग कहता है हाँ। तभी वांग जी बिना कुछ और सुने हुए सीधा भागता है। वांग जी को भागते हुए देखकर जियान चैंग शॉक हो जाता है, ये क्या हो गया है। वांग जी सीधा ही अपने कैबिन से निकलकर बाहर आ जाता है, अपनी कार में बैठता है। जियान चैंग जो कि वांग जी को भागता देखकर शौक था, लेकिन उसे अपने भाई के पास जाना था। वो तुरंत ही होश में आता है, वो वांग जी के पीछे जाता है और कहता है बॉस। तभी वांग जी कहता है बैठो। तभी जियान चैंग कहते हैं क्या। तभी वांग जी कहता है कार में बैठो। तभी जियान चैंग बिना कुछ सोचे समझे कार में जाकर बैठ जाता है। वांग जी कहता है कौन से हॉस्पिटल में, वो बताओ मुझे। तभी जियान चैंग कहता है वो जो यहीं पास में जो लैन हॉस्पिटल है। तभी वांग जी सीधा तेज़ी के साथ टाइप करता हुआ अब लैन हॉस्पिटल जो कि उसी के अंकल ओन करते हैं वहाँ पर पहुँच जाता है। फास्ट स्पीड से कार ड्राइव कर रहा था कि चैंग तो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था कि आखिर वांग जी को हो क्या गया है, अचानक से उसे क्या हो गया है। वांग जी तुरंत ही तेज़ी के साथ फाइनली लैन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लैन हॉस्पिटल पहुंचकर वो सीधा ही चैंग को लेकर अंदर जाता है। चैंग और वांग जी अंदर आते हैं। चैंग विंग के बारे में पूछता है और काउंटर पर जो था वो जियान चैंग को सब बताता है। जियान चैंग जल्दी से वहाँ जाता है, वांग जी भी वहाँ जाता है और वो तुरंत ही वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर विंग को रखा हुआ था। वांग जी और जियान चैंग जब उस रूम में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं विंग जो कि अब होश में आ चुका है, उसकी आंखों में आंसू है और उसके चारों तरफ उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, जहाँ पर मैडम यू उसे घूर घूर कर देख रही है और विंग जिसकी आंखों से आंसू लगातार निकलते जा रहे हैं। जियान चैंग और वांग जी ये देखकर शौक थे। जियान चैंग जल्दी से अंदर आता और कहता है विंग, विंग तुम ठीक हो ना। विंग जियान चैंग को देखता है। जियान चैंग तुरंत ही जाकर विंग को हक कर लेता है। विंग भी जियान चैंग को हक करता है और वो रोने लगता है। जियान चैंग कहते क्या हुआ विंग, विंग तुम ठीक हो ना।
यानली जो कि कब से विंग को थाम कर बैठी हुई थी, वो जियानचेंग को देखती है। उसके आंखों में भी आंसू थे। तभी जियानचेंग कहता है कि क्या हुआ है जेजे, आप क्यों रो रही है? विंग, तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक है ना? प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए क्या हुआ है। तभी मैडम यू कहती है, मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम्हारे इस भाई ने आखिर क्या किया है। विंग जो कि अभी भी रो रहा था। झंझे कहते हैं कि क्या क्या हुआ विंग। तभी मैडम ये कहती है, तुम्हें पता भी है ये 1 मंथ प्रेग्नेंट है। जैसे ही जियान चैंग ये सुनता है वो एकदम शॉक, यहाँ तक कि वांग जी भी पूरी तरीके से शॉक। क्या विंग? तभी जियान चैंग कहते हैं, ये आप क्या कह रही हैं माँ? तभी मैडम भी कहती है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये 1 मंथ प्रेग्नेंट है। इसकी तबीयत इसी वजह से ख़राब हो रही थी क्योंकि इसके अंदर एक और जान पल रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने अपने उस बास्टर्ड बॉयफ्रेंड का बेबी कैरी किया हुआ है। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉक था और रो रहा था, वो अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है, नहीं नहीं मॉम। तभी मैडम भी कहती है, क्या नहीं, ये उसी का बेबी है ना, मुझे पता है तुम उसी के साथ रिलेशनशिप में थे। विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने हद तक आगे कैसे बढ़ गए? हाँ, और अगर बढ़ गए तो क्या ज़रूरत है उसके बेबी को अपने पास रखने की? हम तुरंत ही इसे अबॉर्ट करवा देंगे। जैसे ही मैडम यू ये कहती है, तुरंत ही एक वॉइस आती है, नहीं। जैसे ही वो सब इस आवाज़ को सुनते हैं, सबका ध्यान अब वांग जी की तरफ जाता है जो कि डोर के पास खड़ा था। वांग जी को देखकर विंग भी पूरी तरीके से शॉक था कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी वांग जी उन सबके सामने आता है और कहता है, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। तभी मैडम भी कहती है, और तुम कौन होते हो हमें इसके लिए रोकने वाले? कौन हो तुम? तभी जनसे कहता है, माँ ये मेरे बॉस हैं। तभी मैडम यू वांग जी को देखकर शॉक थी, क्या बॉस? अगर बॉस तो यहाँ क्या कर रहा है? मैडम यू वांग जी से इससे पहले कुछ और कहती, वांग जी तुरंत ही नी डाउन हो जाता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। चंग भी शॉक हो जाता है और कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? तभी वांग जी सर झुकाते हुए कहता है, ये सारी गलती मेरी है, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। ये बेबी मेरा है और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मेरे बेबी को कुछ मत करिए। मैं विंग और अपने बेबी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। जैसे ही सब ये सुनते हैं, वो सारे पूरी तरीके से शॉक। जियान चंग तो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। क्या क्या कहा उसके बॉस ने? उसके भाई के अंदर जो बेबी है वो इसका है? क्या? पर ये सब कब हुआ? जियान चंग जितना ज़्यादा शॉक था, उसे उतना ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि कहीं उसके बॉस ने उसके छोटे भाई का फ़ायदा तो नहीं उठाया। मैडम यू तुरंत ही अब वांग जी के पास आकर कहती है, क्या कह रहे हो तुम? तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, ये बेबी मेरा है। मैडम भी कहती है, पर ये सब हुआ कब? तभी वांग जी अब उनको सारी बातें बताता है कि कैसे वो किसी काम से उस रात क्लब के पास आया था, पर जब विंग को उसने ड्रंक देखा तो वो विंग के पास गया और कैसे वो विंग को घर ले गया। उनके बीच कैसे वो सब हुआ। वांग जी ने ये भी बताया कि वो विंग को पहले से ही पसंद करता था और उस रात जो कुछ भी हुआ वो उसमें वांग जी की ही गलती थी। वांग जी ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। जैसे ही सभी ये सुनते हैं, सबको बहुत गुस्सा आता है। झांझक तो इतने गुस्से में आ जाता है, वो तुरंत ही वांग जी के पास जाकर कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? माना आप मेरे बॉस हो, लेकिन आप मेरे भाई के साथ ऐसी हरकत कर सकते थे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी वांग जी कहता है, मुझे माफ़ कर दो चैंग, मुझे पता है कि तुम अभी बहुत गुस्से में हो, पर मैं तुम्हारे भाई से सच में बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे मैरिज करना चाहता हूँ। मैंने कई बार विंग से पूछा है, पर उसने हर बार मुझे मना ही किया है। तभी तो विंग कहता है, और मैं इस बार भी मना कर रहा हूँ। तभी सभी विंग की तरफ देखते हैं। विंग कहता है, भले ही मेरे अंदर तुम्हारा बेबी है, पर मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं इस बेबी को अकेले संभाल सकता हूँ। जैसे ही विंग ये कहता है, वांग जी विंग के पास जाता और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो विंग? प्लीज़ ऐसा मत करो विंग, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। प्लीज़ विंग, प्लीज़ मुझे एक चांस दो। विंग जो कि वांग जी से कह रहा था, नहीं, मैं
अपने आप को और अपने बेबी को खुद संभाल सकता हूँ। भांग जी कहता है विंग, तभी मैडम भी कहती है बस बहुत हुआ, अब जो भी बातें होंगी घर पर होगी। अब तुम में से कोई फैसला नहीं लेगा, पहले ही तुम दोनों खुद से फैसला लेकर बहुत कुछ कर चुके हो। अब जो फैसला लेंगे हम बड़े लेंगे, और तुम्हें वो एक्सेप्ट करना ही होगा। सबसे पहले घर चलो। वांग जी, तुम्हारे घर में जो भी बड़ा है उसको हमारे घर बुलाओ। अब सारी बातें आज ही होंगी, फैसला आज ही होगा, और फैसला मैं और जो भी तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो लेंगे। इतना कहकर मैडम जियान फेमिया से कहती है। जियान फेमिया तुरंत ही जाकर विंग के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा लेते हैं, और वो लोग तुरंत ही विंग को डिस्चार्ज करवा कर घर ले जाते हैं। वांग जी भी उनके साथ उनके घर ही जाता है, और उसने अपने भाई को फ़ोन कर कर सारी चीज़ें बता भी दी थी, जिसे सुनकर तो जेबूजुन पूरी तरीके से हिल गए थे। उनका भाई कुछ ऐसा भी कर सकता है, उन्हें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला, और जो उनके घर में बड़े यानी कि उनके अंकल जो कि काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, उन्हें जाकर सारी बातें समझाई, जिसे सुनकर तो उन्हें बस हार्ट अटैक आने से बचा। मास्टर लैन चिरन कहते हैं कि वांग जी, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे मैं खुद अपने हाथों से पनिश करूंगा, पर फिलहाल के लिए अभी तुम मुझे उस लड़के के घर ले चलो। उसके घर वालों ने बुलाया है ना, जल्दी चलो। तभी जेबुजुन कहते हैं जी अंकल चलिए। वो अपने अंकल को सहारा देता है और अपनी कार में लाकर बैठाकर सीधा विंग के घर के लिए निकल जाता है। वांग जी ने सब कुछ बता दिया था कि विंग कौन है, कहाँ है। जेबुजुन जो पहले से ही विंग को जानते थे क्योंकि वो उन्हीं की कंपनी में था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि अब वही लड़का है वो जिसे उसका भाई पसंद करता है, और इतने दिनों से जिसकी वजह से वांग जी परेशान है। अब तुरंत ही जेबुजुन और मास्टर लैन चिरन वहाँ पर पहुँचते हैं। मैडम यूं उनका स्वागत करती है, उन्हें लाकर लिविंग रूम में बैठाती है। सभी एडल्ट्स अभी यहाँ पर बैठे हुए थे। विंग जान यानली के साथ अपने रूम में था, उसने अपनी जेजे को थामा हुआ था। यानली उसे शांत करवाते हुए कहती है विंग चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन तुम रामवांग जी को एक चांस क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम मुझे ये बता सकते हो? मुझे नहीं लगता कि वो गलत है, मुझे तो वो सच में बहुत अच्छा लगा जैसे उसने सारी चीज़ें एक्सेप्ट किया, अपनी गलती मानी, और तुम्हें और तुम्हारे बेबी को अपनाने का फ़ैसला किया। विंग क्या तुम मुझे बता सकते हो? विंग जो कि अपनी जेजे की तरफ देखता है और कहता है मैं जानता हूँ वो अच्छा है, पर मैं क्या करूँ जेजे, आप जानते हो ना कि मैं उससे कितना प्यार करता था, पर उसने जो मेरे साथ किया उसके बाद मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता कि मैं अब रिलेशनशिप में आ पाऊँगा, क्या पता कभी उसका भी माइंड चेंज हो गया तो तभी। यानी कहती है पर मुझे तो वो ऐसा नहीं लगता विंग, तुम्हें एक मौका तो उसे देना चाहिए ना। विंग जो कि इस बात पर कुछ भी नहीं कहता। जैन चैंग और वांग जी अभी नीचे ही थे। वांग जी को उसके अंकल घूर घूर कर गुस्से में देख रहे थे, और वांग जी ने सिर्फ अपना सर झुका रखा था। लैंस चिरन कहते हैं जो कुछ भी हुआ अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम दोनों परिवारों को एक कड़ा फैसला लेना ही होगा जिससे हमारे बच्चों की आगे की ज़िंदगी आसान हो सके। मैडम अब कहती है देखिए, मेरा बेटा विंग हमेशा से एक स्पेशल चाइल्ड रहा है। जब उसका बर्थ हुआ था तभी हमें डॉक्टर ने बता दिया था कि वो एक स्पेशल मैन है जो कि बर्थ दे सकता है। इसी वजह से हम हमेशा उसे लेकर परेशान रहते थे कि कहीं कोई उसकी इनोसेंस का गलत फ़ायदा ना उठा ले। उसके माँ बाप के मर जाने के बाद हम ही ने उसे पाला है और उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखा है, और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा बच्चा सफ़र करे। तभी लैन चिरन कहते हैं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि विंग बिल्कुल भी सफ़र नहीं करेगा। मैं खुद उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँगा, उसे जो करना होगा वो कर सकता है। बस आप उसे शादी के लिए मना लीजिए, क्योंकि वो बच्चा अकेले आपके बेटे का नहीं है, वो मेरे नेफ्यू का भी है। तभी मैडम वो कहती है पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि
अगर उसने आपके नेफ्यू का बेबी कैरी किया है तो उसे आपके नेफ्यू से शादी ही करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। तभी वांग जी सामने आकर कहता है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने बेटे, अपने बच्चे और अपने प्यार के साथ रहना चाहता हूँ। मैं विंग की पूरी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। लैन चिरैन वांग जी से कहते हैं, वांग जी मैं बात कर रहा हूँ ना। वांग जी जो कि अब कुछ भी नहीं कहता। लैन चिरैन कहते हैं, मैं समझता हूँ, पर आप जानते हैं विंग एक स्पेशल मेल है और इस वजह से उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होगी। उसे बहुत कुछ झेलना होगा और ये सब बिना पार्टनर के नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि आप लोग उसे संभाल लोगे, लेकिन फिर भी उसे कभी ना कभी एक पार्टनर की ज़रूरत होगी और उस बच्चे को भी तो पता होना चाहिए ना उसके रियल पेरेंट्स कौन हैं। अगर वो अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हो तो दोनों पेरेंट्स अगर मिलकर अपने बच्चे को संभालेंगे तब वो बच्चा भी अच्छे से रह पाएगा। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, वो दोनों की है, क्योंकि वो दोनों का है। और जैसा कि मेरे नेफ्यू ने कहा कि वो पहले से ही आपके बेटे को पसंद करता है और उसने कई बार उससे पूछा भी है, लेकिन शायद विंग ही उससे शादी नहीं करना चाहता। आप एक बार बात कीजिए। तभी मैडम भी कहती है, पता नहीं मुझे आपको कहना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ, मेरा बेटा किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था पर उसने उसे धोखा दिया, जिस वजह से वो अब भी बहुत ही ज़्यादा सैड है। वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। शायद यही वजह है कि वो आपके नेफ्यू को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी मैं उससे बात कर कर देखती हूँ। इतना कहकर मैडम यू अपनी जगह से उठती है और वहाँ से चली जाती है। वांग जी जब दोबारा उस इंसान का जिक्र सुनता है, उसकी मुठ्ठियाँ कस जाती है। उसका मन करता है कि अभी जाए उस शख्स के चेहरे पर ढेर सारे मुक्कों की बारिश करे और उसे वहीं पर मार डाले। मैडम यू विंग के पास जाकर उसे समझाती है, पर विंग एग्री नहीं होता। मैडम यू के ज़्यादा जोर देने पर अब विंग मैडम यू से कुछ कहता है। जैसे ही मैडम यू ये सुनती है वो शॉक हो जाती है। वो विंग को समझाती है पर विंग नहीं मानता। तभी मैडम यू अब बाहर आती है और लैन चिरैन के सामने बैठते हुए कहती है, मैंने विंग से बात कर ली पर और विंग शादी के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो सैड हो जाता है। जेबूजुन उसके कंधा सहलाकर उसे शांत करते हैं, पर मैडम यू ने जब यही कहा तब वांग जी की नज़र मैडम यू पर गई। मैडम यू ने कहा, पर वांग जी को विंग एक चांस देने को तैयार है। अगर वांग जी ने विंग के इस चांस को लेकर विंग को ये एहसास दिलवाया कि वो सच में विंग के साथ रहना चाहता है और वो विंग को कभी नहीं छोड़ेगा, तो विंग उसके साथ मैरिज के लिए रेडी होगा। जैसे ही मैडम यू ने ये कहा, वांग जी ने तुरंत कहा, क्या करना होगा मुझे, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए। तभी मैडम यू ने कहा, विंग तुमसे शादी तो नहीं करेगा, पर हाँ तुम विंग के साथ रह सकते हो और वो हर चीज़ कर सकते हो जो भी एक पार्टनर को अपने दूसरे पार्टनर के लिए करना चाहिए। जब विंग को एहसास होगा कि सच में तुम उसके लायक हो तो वो खुद तुमसे शादी के लिए हाँ कर देगा। क्या तुम उसे यकीन दिला पाओगे कि तुम उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे और तुम उससे बहुत प्यार करते हो? तभी वांग जी कहता है, हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और देख लेना मैं इसमें कामयाब भी होगा। विंग का इतना कहना ही मेरे लिए काफ़ी है। चिरैन को ये बात ठीक तो नहीं लगती कि वो दोनों शादी नहीं करेंगे जबकि विंग प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। लेकिन तभी वांग जी मैडम यू से कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैडम यू वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी कहता है, मैं चाहता हूँ कि विंग मेरे साथ मेरे घर रहे, यानी कि लैन मैंशन। मैडम यू ये सुनकर शॉक हो जाती है और वांग जी की तरफ देखने लगती है। वांग जी कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेबी और विंग का ध्यान अपने मैंशन में रखूं। मैं यहाँ पर उसका ख्याल नहीं रख पाऊँगा। आप प्लीज़ उसे मेरे साथ लैंड मैंशन भेज दीजिए। तभी मैडम ये कहती है, क्या तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं अपने बच्चे को इस हालत में तुम्हारे घर भेज दूँ? तभी लैन चिरैन कहते हैं, वांग जी बिल्कुल सही कह रहा है और वैसे भी विंग ने ही कहा है ना कि वो वांग जी को एक मौका ज़रूर देगा जब उसे खुद
एहसास होगा कि वांग जी उस मौके के लायक है, तो उसे ये एहसास तभी होगा जब वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वांग जी के साथ बिताएगा। और वैसे भी विंग अब हमारे घर का एक सदस्य बन चुका है। भले ही उसकी वांग जी के साथ शादी ना हुई हो, लेकिन वो वांग जी की बेबी की मदर है, तो इसीलिए वो लैन मैंशन में ही रहना चाहिए और वहाँ पर हम उसकी केयर अच्छे से कर पाएंगे। और आपके लिए भी सही यही रहेगा कि आप अपने बेटे को हमारे साथ लैन मैंशन भेज दें। मैडम यू इससे आगे कुछ कह पाती, जान फैमा ने मैडम यू का हाथ पकड़ा और फिर खड़े होकर कहा, ठीक है, हम तैयार हैं। जैसे ही जान फैमा ये कहते हैं, मैडम यू जान फैमा को गुस्से में घूरने लगती है और जान फैमा से कहती है, फैमा क्या कह रहे हो तुम। तभी जान फैमा मैडम यू की तरफ देखते हुए कहते हैं, यू ये सही कह रहे हैं, हमें विंग को इनके साथ भेज देना चाहिए। तभी मैडम यू कहती है, पर फैमियांग। तभी जान फैमा कहते हैं, यू समझा करो, अगर हम चाहते हैं कि विंग एक अच्छी लाइफ जिए अपने न्यू फैमिली और अपने होने वाले बेबी के साथ, तो हमें विंग को लैन मैंशन भेज देना चाहिए। वैसे भी अगर विंग मान गया और विंग की शादी वांग जी से हो गई, तब भी तो उसे वहीं जाना होगा ना। इससे अच्छा तो यही है कि वो शादी से पहले ही सब कुछ देख समझ ले, तब जाकर वो अच्छे से फैसला ले पाएगा। यू मान जाओ। जैसे ही मैडम यू सुनती है, वो मानना तो नहीं चाहती थी, पर वो क्या कर सकती है। फिर वो भी चाहती है कि विंग अपनी लाइफ अच्छे से जिए, शांति से जिए, एक ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ जो सच में उसे प्यार करता हो, उसकी केयर करता हो। इसलिए मैडम यू ना चाहते हुए भी जान फैमा की बात मान जाती है। उसके बाद मैडम यू जाकर विंग को सारी बातें बताती है। विंग ये सुनकर शॉक होता है। मैडम यू उसे अच्छे से समझाती है और फिर उसके बाद विंग भी तैयार हो जाता है। यानली जो कि विंग को हक कर कर रोने लगी थी, वो नहीं चाहती थी उसका भाई उससे दूर जाए, पर वो उसे भी पता था कि विंग के लिए यही अच्छा रहेगा। इसलिए वो जल्दी से विंग का सामान पैक करती है और विंग को मैडम यू के साथ नीचे लेकर आती है। इधर दूसरी तरफ जियान चैंग वांग जी से कहता है, भले ही तुम मेरे बॉस हो, पर ये मत समझना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। और हाँ, अगर मेरे भाई के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ये पहले ही बता कर चल रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई का अच्छे से ख्याल रखूँगा। और वैसे भी अब वो सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं है, वो अब मेरी पूरी दुनिया है। इतना कहकर वांग जी स्माइल करता है और जान चैंग से मुंह बनाता है। उसे अब एक चीज़ समझ में आ गई थी कि क्यों उसका प्रमोशन इतनी जल्दी हो गया। उसे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था। कुछ भी नहीं कहा, बस मुंह बनाया। कुछ देर बाद विंग को लेकर मैडम यू और जान यानली नीचे आ जाते हैं। विंग जो कि वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था, पर विंग वांग जी की तरफ नहीं देखता। लैन शिरान अब आगे आकर विंग के सर पर हाथ फिराते हैं और कहते हैं, तुम्हारा हमारी फैमिली में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी ही सही फैसला लोगे। इतना कहकर वो विंग को अपने साथ ले आते हैं। लैन वांग जी और लैन शिचन वो जान फैमिली को ये श्योर करते हैं कि वो विंग का अच्छे से ख्याल रखेंगे। जान फैमिली विंग को ऐसा लग रहा था वो विदा कर रही है। मैडम ये तो बहुत रो रही थी और यानली भी। तभी फैमैंग कहते हैं, चिंता मत करो, उसकी विदाई नहीं हो रही। तभी मैडम भी कहती है, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि सच में उसकी विदाई हो रही है, जैसे वो अभी हमारे घर से जाने के बाद इस घर में दोबारा आएगा ही नहीं। और शायद मेरा ये मानना सच भी हो, अगर उसकी और वांग जी की शादी हो गई तो फिर वो वही रहेगा ना। जान फैमा समझते हैं और बस मैडम को हक कर लेते हैं। लैन परिवार विंग को लेकर अब लैन मैंशन आ जाता है। विंग की आंखें भी नम थी, पता नहीं क्यों वो बस यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वो उसने खुद ही वांग जी को मौका दिया था और अब उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो शादी करके आया हो। उसकी फैमिली जैसे रो रही थी, उसे भी बुरा लग रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग हम पहुँच गए। विंग जो कि बस हमें अपना सिर हिला देता है। अब वो
सभी कार से बाहर आते हैं। वांग जी जाकर विंग को थाम लेता है। विंग कहता है मैं ठीक हूँ, चल सकता हूँ। तभी वांग जी कहता है फिर भी मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। तभी लैन सिचन उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और लैन चिरन कहते हैं जल्दी चलो। इतना कहकर वो सभी अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद लैन चिरन वांग जी को देखकर कहते हैं वांग जी तुम भी विंग को अपने रूम में ले जाओ। विंग जैसे ये सुनता है वो कहता है नहीं मैं। तभी लैन चिरन कहते हैं जानता हूँ, चिंता मत करो, तुम वांग जी के रूम में रहोगे पर वांग जी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। उसके लिए मैंने गेस्ट रूम रेडी करवा दिया है। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो कहता है पर अंकल ऐसा क्यों। तभी लैन चिरन कहते हैं बस और कोई सवाल नहीं, चुपचाप जाओ, विंग को छोड़ कर आओ, उसे आराम भी करना है और उसे वहाँ छोड़ के आने के बाद तुम मुझसे आकर मिलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। और विंग का ख्याल मेट्स रख लेंगे अभी के लिए। वांग जी जो कि अपने अंकल के आगे कुछ भी नहीं कह पाता, वो विंग को रूम में लेकर जाता है और कुछ मेट से कहकर उसका सामान भी उस रूम में अच्छे से रखवा देता है। मेट्स अच्छे से विंग के सारे सामान को कबर्ड में भी रख देते हैं। विंग तो वांग जी का रूम देखकर शॉक था क्योंकि वो रूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा और लग्जीरियस था। वांग जी विंग को रूम के अंदर लेकर आता है, उसे बेड पर बैठाता है और कहता है कैसा लगा हमारा रूम। तभी विंग वांग जी को घूर कर देखता है। तभी वांग जी कहता है ओह कैसा लगा तुम्हें मेरा रूम। विंग जो कि बस हाँ मैं अपना सिर हिला देता है कि उसे ठीक लगा। वांग जी जो कि विंग से कहता है ठीक है विंग, अब तुम आराम करो, तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझे आवाज़ दे सकते हो, ठीक है। विंग जो कि कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी एक मेट से कहता है विंग का ख्याल रखना, उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। वो मेट बस जी मास्टर कहकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसके बाद वांग जी सीधा अपने अंकल के स्टडी रूम में चला जाता है, जहाँ पर चिरन वांग जी को बहुत डांटते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसे एक बार भी लैन परिवार का ख्याल नहीं आया, उस बच्चे का ख्याल नहीं आया। जब तुम्हें पता था कि वो तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम क्यों इतने आगे बढ़े। तभी वांग जी कहता है माफ़ करना अंकल, मैं पूरी तरीके से अपने होश खो बैठा था। तभी लैन चिरन कहते हैं तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो मिलकर ही रहेगी, में पूरे 30 लैशेस पड़ेंगे। जैसे ही जेबुजुन ये सुनते हैं वो कहते हैं अंकल ये कुछ चाहता तो नहीं है ना, मानता हूँ वांग जी से गलती हुई है पर वो अपनी गलती को सुधार भी तो रहा है ना अंकल, प्लीज़ ऐसा मत करिए। तभी लैन चिरन कहते हैं नहीं सिचन, अगर मैंने ये अभी नहीं किया तो फ्यूचर में हमारी फैमिली में से फिर कोई और ये कदम उठा सकता है। तुम्हें पता है ना हमारी फैमिली की रेपुटेशन क्या है, और हमारे यहाँ के सारे मर्द अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हैं और हाँ कभी ऐसा कदम तो नहीं उठाते कि बिना किसी की मर्ज़ी के वो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाए जब तक सामने से कंफर्मेशन ना आ जाए। तभी सिचन कहते हैं पर अंकल। तभी चिरन कहते हैं नहीं सिचन, इसे इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझे। वांग जी कहता है आप सही कह रहे हैं अंकल, मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। तभी चिरन कहते हैं जाओ और अपनी पनिशमेंट लो। वांग जी बस हमें अपना सिर लाकर वहाँ से चला जाता है। जेबुजुन को बुरा तो लगता है पर वो क्या करे, वो भी अपने अंकल के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसे ही वो रात पूरी तरीके से बीत जाती है। विंग जिसके पास वांग जी उस समय के बाद से नहीं आया था, विंग शॉक तो हुआ था कि वांग जी क्यों नहीं आया, लेकिन फिर भी उसका ख्याल मेड से ने रखा। जेबुजुन भी विंग से मिलने आए थे। जेबुजुन को देखकर विंग फिर से एकदम सहम गया था। वो कह रहा था बॉस। तभी जेबुजुन कहते हैं बॉस नहीं, अब तुम मुझे गगा कहो। तभी विंग कहता है पर। तभी जेबुजुन कहते हैं तुम मेरे एम्प्लॉय हो, मैं जानता हूँ, पर अब तुम सिर्फ मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, मेरे छोटे भाई के पार्टनर भी हो। इस हिसाब से मैं तुम्हारा गगा हुआ तो तुम मुझे गगा कह सकते हो, और मैं तुम्हें आशिन कहकर पुकारूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये सुनकर शौक हो जाता है। जेबुजुन की तरफ देखता है कि इस नाम से, तो सिर्फ उसकी जेजे उसे पुकारती है। जेबुजुन कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हें इस नाम से सिर्फ तुम्हारी बड़ी बहन बुलाती है, और अभी तो वो यहाँ नहीं है, तो तुम मुझे बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह समझ सकते हो, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। विंग जो कि बहुत ही इमोशनल हो जाता है, वो अपना सिर हाँ में हिला देता है और कहता है आपका शुक्रिया गगा। तभी
जेबुजुन स्माइल करते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो सच में तुमसे प्यार करता है। वो बहुत टाइम से परेशान था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी परेशानी की वजह क्या है, पर अब मुझे सब समझ आ गया। शायद वो तुम्हारे लिए परेशान था। विंग इस बात पर कुछ भी नहीं कहता। जेबुजुन कुछ समय और विंग के साथ वहाँ बिताकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद विंग को खाना मेड्स खिला देती हैं और उसे उसकी मेडिसिन भी देकर उसे अच्छे से सुला देती हैं। उसके बाद हमें सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे विंग की आंखें खुलती है उसके सामने फिर से वही मुस्कुराता हुआ चेहरा था, जो कि विंग को देखकर कह रहा था, विंग तुम उठ गए। वांग जी को देखता और कहता है, तुम। तभी वांग जी कहता है, हाँ माफ़ करना, मैं कल तुमसे मिलने नहीं आ पाया। वैसे अब तुम ठीक हो ना। तभी विंग जो कि उठने की कोशिश करता है, वांग जी उसको सहारा देता है। विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, तो मैं इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी कहता है, नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि तुम अभी बहुत कमज़ोर हो। विंग कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, नहीं तुम अभी कमज़ोर हो, तुम उठो, जल्दी से शावर लो और नीचे आओ, हम सब साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, अंकल तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तभी विंग कहता है, ये तो तुम किसी मेड से भी कह सकते थे ना कि वो मुझे आकर बता दे। तभी वांग जी कहता है, तुम्हारा ख्याल रखने को मुझे कहा गया है, ना कि किसी मेड को। मैंने सारे मेड्स को कह दिया है कि तुम्हारा ख्याल मैं रखूँगा, कोई भी तुम्हारे पास ना आए। विंग कहता है, क्या, पर क्यों। तभी वांग जी कहता है, क्योंकि ये मेरा काम है, आखिर तुम मेरी वाइफ हो और ये बेबी मेरा। तभी विंग कहता है, मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ। तभी वांग जी कहता है, नहीं हो तो बन जाओगे। इतना कहकर वो विंग की टमी को टच करता है और कहता है, चलो लिटिल वन, तुम्हें भूख लगी होगी ना। विंग जो कि वांग जी को देखता है वो ब्लश करता है, पर वो तुरंत ही वांग जी से कहता है, हटो मुझे जाने दो। तभी वांग जी कहता है, विंग अब वाह बाथरूम जाता है, अच्छे से फ्रेश होता है और फिर बाथरूम से बाहर आता है, लेकिन उसने कपड़े नहीं पहने थे। उसे लगा था वांग जी वहाँ से चला गया होगा और वांग जी की वजह से वो कपड़े भी लेकर नहीं आया था, इसीलिए वो तुरंत ही डोर ओपन कर कर रूम में आ जाता है। पर वांग जी रूम में पहले से ही था। वांग जी सर घुमाकर उस तरफ देखता है तो वो विंग को देखकर शॉक। विंग जब देखता है कि वांग जी रूम में ही है, तो वो तुरंत ही अपने आप को कवर करते हुए कहता है, आहा तुम यहाँ। तभी वांग जी तुरंत ही अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता और कहता है, आ। तभी विंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से गई क्यों नहीं। तभी वांग जी कहता है, वो मैं तुम्हें साथ में लेकर ही जाना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे आ जाओगे। ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो तुम प्लीज़ अपने कपड़े पहन लेना और आ जाना, वरना मुझे आवाज़ लगा देना। विंग कहता अभी तुम यहाँ से जाओ। तभी वांग जी वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। वांग जी के निकल जाने के बाद विंग तुरंत ही सबसे पहले जो वांग जी डोर बंद करके गया था उसे लॉक करता है और फिर ये क्या है, ये सर कैसा है, इसने मुझे। तभी विंग कहता है, इसने तो मुझे ये ऐसे पहले भी देख रखा है, पर उस टाइम मैं होश में नहीं था और अभी मैं होश में था। कितना एम्बैरेसिंग है। इधर दूसरी तरफ वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था विंग को एक बार फिर से इस तरह देखना। वांग जी कहता, वांग जी कुछ भी मत सोचो, अभी बहुत टाइम है। इतना कहकर वो नीचे आ जाता है, जहाँ पर जेबुजुन वांग जी को देखते कहते हैं, वांग जी क्या कर रहे थे तुम, हाँ इधर आओ। वांग जी को जेबुजुन थामते हैं और उसे ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठाते हुए कहते हैं, तुम्हें मैंने आराम करने को कहा था ना, फिर तुम क्यों आए, तुम्हें भी आराम करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी बैक में पेन हो रहा होगा ना। तभी वांग जी कहता है, गगा मैं ठीक हूँ और वैसे भी विंग को भी मेरी ज़रूरत है। तभी जेबुजुन कहते हैं, विंग का ध्यान अभी हम रख लेंगे वांग जी, तुम भी रेस्ट करो। वैसे भी तुमने 30 स्लैश खाए हैं, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, तुम्हारे बैक पे पट्टियाँ बंधी है और अगर विंग को पता चला। तभी वांग जी कहता है, नहीं विंग को मत बताइएगा प्लीज़, उसे बहुत बुरा लगेगा, मैं नहीं चाहता कि वो खुद को दोषी माने इस सब चीज़ों के लिए। जेबुजुन जो कि कुछ भी नहीं कहते हैं। फिर कुछ देर के बाद विंग भी आ जाता है। विंग को देख कर सारे स्माइल करते हैं। विंग सभी को ग्रीट करता है, जेबुजुन और वहाँ बैठे चिरन को भी। चिरन विंग से कहते हैं, यहाँ आओ मेरे पास बैठो। वांग जी जो कि वहीं पर बैठा हुआ था वो तुरंत ही खड़ा होकर विंग के चेयर पुल करता है। विंग जो कि वांग जी को देखता है, लेकिन फिर वो जाकर बैठ जाता है। वांग जी विंग के बगल में ही था। तभी
चिरन कहते हैं अपना ब्रेकफास्ट करो और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है। तभी विंग हमें प्रेस हिलाता है। वो सभी ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करते हैं। विंग जब अपना खाना खाता है तो पता नहीं क्यों उससे उसका खाना खाया ही नहीं जा रहा था। वांग जी ये नोटिस करता है और विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग क्या हुआ? तभी विंग कहता है, ये खाना। तभी वांग जी कहता है, हाँ वो तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है ना, इसलिए मैंने आज तुम्हारे लिए स्पाइसी फूड बनाया है, क्योंकि हमारे लैंड मेंशन का फूड पूरी तरीके से सिंपल होता है, टेस्टलेस। तुम्हें वो पसंद नहीं आता है, इसलिए मैंने ये बनाया है। तुम्हें अच्छा नहीं लगा विंग? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तभी विंग कहता है, ये तुमने बनाया है? तभी वांग जी कहता है, हाँ क्या हुआ? तभी विंग कहता है, नहीं ठीक है, पर तभी चिरान कहते हैं, क्या तुम्हें ये खाया नहीं जा रहा? विंग जो कि चिरन की तरफ देखता है। तभी चिरन कहता है, तुम खुल के कह सकते हो। विंग हमें अपना सिर हिला देता है। चिरन एक मेड से कहकर विंग के लिए वही सेम फूड जो कि वो लोग खा रहे थे, जो वांग जी खाता है, विंग के लिए मंगवा लेते हैं। विंग उस फूड को देखता है जो कि पूरी तरीके से सिंपल उबला हुआ लग रहा था। विंग चिरन की तरफ देखता है और सोचता है, क्या उसने कुछ गलत कर दिया? क्या उसे ये पनिशमेंट मिल रही है? विंग जो कि चिरन की तरफ देखता है, फिर वांग जी की तरफ। वांग जी कहते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? विंग को ऐसा फूड नहीं पसंद। तभी चिरन कहते हैं, इसे खाओ। विंग जिसे वो फूड देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी चिरन कहते हैं, इसे खाओ विंग। विंग जो कि अब ना चाहते हुए भी उस फूड की बाउल को अपने पास ले आता है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम्हें ये खाने की ज़रूरत नहीं है। अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या हुआ अगर विंग को मेरा खाना पसंद नहीं आया तो मैं दोबारा बना दूंगा। विंग ये मत खाओ, तुम्हें ये पसंद नहीं है ना। तभी चिरन कहता है, वांग जी चुप बैठो, विंग तुम इसे खाओ। विंग जो कि ना चाहते हुए धीरे धीरे उस बाउल से एक बाइट उठाकर खा लेता है। पर जैसे ही विंग उसे खाता है वो शॉक, क्योंकि उसने सोचा था कि ये खाना बिल्कुल बकवास है, बेस्वाद है, पर पता नहीं क्यों विंग को वो अच्छा लग रहा था। विंग अब उसे बड़े चाव से खाने लगता है, जिसे देखकर वांग जी भी शॉक हो जाता है, क्योंकि इतने दिनों में उसने विंग के बारे में बहुत पता किया था। इनफैक्ट यहाँ आने से पहले यान ली और मैडम ने भी उसे विंग के बारे में काफ़ी बताया था, उसके खाने पीने के बारे में भी, जिसमें साफ साफ मेंशन था कि विंग को स्पाइसी फूड पसंद है, पर विंग ये फूड क्यों खा रहा है। तभी चिरन विंग की तरफ स्माइल करते हुए देखकर कहते हैं, मुझे पता था तुम्हें यही पसंद आएगा। तभी जिबजुन कहते हैं, पर आपको कैसे पता अंकल? तभी चिरन कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी माँ के साथ भी यही प्रॉब्लम थी सिचन और वांग जी। तुम्हारी माँ भी बिल्कुल वी की तरह थी, एकदम स्पाइसी फूड खाने वाली। उन्हें चटपटा खाना बहुत पसंद था, पर जब वो अपने प्रेगनेंसी पीरियड में थी तब वो सिर्फ यही हमारे लैन परिवार का सिंपल फूड खाया करती थी, क्योंकि तब उन्हें उन्हीं का स्पाइसी फूड पसंद ही नहीं आ रहा था, उन्हें ये सादा सा खाना पसंद आ रहा था। और शायद यही प्रॉब्लम विंग को है, मुझे पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैंने विंग को ये खाने को कहा। दोनों भाई ये सुनकर स्माइल करते हैं और विंग को वो खाना बहुत पसंद आता है। उसके खाना ख़त्म करने के बाद वांग जी जो कि विंग के साथ घर पर ही था, जेबुजुन अपने वर्क के लिए निकल गए थे और अभी विंग चिरन के साथ बैठा हुआ था अब गार्डन एरिया में, जहाँ पर ढेर सारे फूल पौधे थे। वहाँ पर बटरफ्लाइज भी उड़ रही थी, जिसे देखकर विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी चिरन कहते हैं, क्या तुम्हें ये गार्डन पसंद आया? तभी विंग कहता है, हाँ ये बहुत खूबसूरत है। तभी चिरन कहते हैं, ये वांग जी की माँ का गार्डन है, वो इसे बहुत प्यार से रखती थी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। ये गार्डन जैसे मैडम लैंड का भी एक बच्चा ही था। उनके जाने के बाद मैंने इस गार्डन की जिम्मेदारी ली और उसे वैसे ही संभाला जैसे वो संभालती थी। वांग जी और सिचैन भी इस गार्डन का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये गार्डन उनकी माँ को बहुत पसंद था। तभी विंग जो कि गार्डन को देखते हुए कहता है, सच में ये बहुत खूबसूरत है और शायद यहाँ पर आप लोगों की बहुत यादें जुड़ी हुई है। क्यों, मैंने सही कहा ना अंकल? तभी चिराग हमें अपना सिर हिलाते हैं और स्माइल करते हैं। तभी वांग जी वहाँ पर टी लेकर पहुँच जाता है। वो
अपने अंकल को टी सर्व करता और कहता है, ये लीजिए अंकल, ये आपके लिए, और विंग ये तुम्हारे लिए, ये हर्बल टी है, ये तुम्हारे और बेबी के लिए अच्छा रहेगा। विंग कहता है क्या? तभी वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है पर मुझे ये नहीं पीना। तभी वांग जी कहता है विंग पी लो ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, मैंने डॉक्टर से भी पूछा, ये सच में तुम्हारे लिए अच्छा है, और तुम चिंता मत करो, तुम्हें ये पसंद आएगा। मैंने इसमें थोड़ा चेंजेस किए जिससे इसका टेस्ट काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है, तुम चिंता मत करो। विंग जिसे पता है हर्बल चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती, पर वो क्या करे, वांग जी इतना कह रहा था कि उसको वो पीना ही पड़ता है, और उसका टेस्ट विंग को उतना भी बुरा नहीं लगता। विंग अब अच्छे से अपनी टी इंजॉय करता है। ये देखकर अंकल बहुत खुश थे कि उनका नेफ्यू अपनी जिम्मेदारी अच्छे से उठा रहा है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांग जी विंग का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहा था, और विंग अपना समय चिरैन के साथ भी बिता रहा था, जिसमें चिरैन उसे अपने परिवार की, वांग जी की मॉम की, सबकी बहुत सी बातें बताया करता था। वांग जी की भी वो बहुत सी चीज़ों को जान चुका था, और उसे पता चल गया था कि बचपन से ही वांग जी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। उसने हमेशा अपने माँ बाबा का कहा माना, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, अपनी पढ़ाई पूरी की, अपना एक अलग नाम बताया। वो चाहता तो अपनी लैन परिवार की जो कंपनी है उसे ही ज्वाइन कर कर अच्छे से उसे संभाल सकता था, पर नहीं, उसे अपना खुद का एक अलग पहचान बनानी थी, जिस वजह से उसने अपनी खुद की कंपनी ओपन की। उसका अब स्टूडियो, वांग जी अब स्टूडियो दोबारा से जाना स्टार्ट कर चुका है। कुछ दिनों से वो नहीं जा रहा था, जिस वजह से सारी जिम्मेदारी चैंग पर आ गई थी। लेकिन अब वांग जी वहाँ पर जाने लगा था, क्योंकि विंग ने कहा था कि उसे जाना चाहिए, और वांग जी विंग की बात मानकर अब दोबारा अपनी कंपनी जा रहा था, उसे संभाल रहा था। सुबह वो विंग की सारी चीज़ों का ख्याल रखता, उसके ब्रेकफास्ट का, उसके दवाइयों का, और जब काम से आता तब भी वो विंग का ख्याल रखता, विंग को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ता। ऐसे ही 3-4 महीने बीत चुके थे। आज विंग का चेकअप था। वांग जी विंग को हॉस्पिटल लेकर आया था। हॉस्पिटल में विंग का चेकअप अच्छे से हो जाता है। उन्हें उनके बेबी की रिपोर्ट मिलती है, जिसमें बेबी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी था। डॉक्टर ने कहा था कि बेबी की ग्रोथ में काफ़ी सुधार आया है, वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, और विंग की हेल्थ भी काफ़ी बेहतर हो चुकी है, जिसे सुनकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके बाद वो डॉक्टर कहते हैं, चलो वांग जी अब मैं तुम्हारा चेकअप कर लूँ। वांग जी कहते क्या मेरा? तभी डॉक्टर कहते हैं हाँ, मानो तुम्हारे बोन्स ठीक हो चुके हैं, पर एक बार मुझे चेक कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ, और मैं तुम्हारे ऊपर कोई रिस्क नहीं ले सकता। वे ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्या वांग जी को कोई चोट लगी है? वो डॉक्टर से कहता है क्या हुआ है वांग जी को डॉक्टर? तभी डॉक्टर कहते हैं तुम्हें नहीं पता विंग? तभी वांग जी कहते हैं कुछ नहीं विंग, मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो बस आजकल मुझे मैं ज़्यादा काम करने लगा था ना, और मुझे इस वजह से एक चोट लग गई थी, उसी की बात कर रहे हैं, बस थोड़ी सी चोट लगी थी। विंग कहता है क्या तुम्हें चोट लगी थी, दिखाओ मुझे। तभी वांग जी कहते हैं नहीं। तभी डॉक्टर कहते हैं वांग जी अपने पार्टनर से तो झूठ मत बोलो, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम्हारी पीठ पर कितना गहरे निशान है। तभी विंग कहता है क्या? तभी वांग जी कहता है तुम्हारी तो, उसे अपने डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है दिखाओ मुझे, दिखाओ। वांग जी कहता है विंग विंग, पर विंग नहीं सुनता, और वहीं पर वांग जी की टी शर्ट को ऊपर कर कर देखता है, और जो वो देखता है वो एकदम शॉक। वांग जी की पीठ पर इतने सारे निशान थे, जो अभी हल्के थे, पर सच में वो निशान देखकर विंग समझ सकता था कि वांग जी के निशान कितने गहरे हो सकते थे। उसके साथ ऐसा कैसे हुआ, वो समझ नहीं पा रहा था। डॉक्टर वांग जी से कहता है मुझे दिखाओ वांग जी। वांग जी जो कि ना चाहते हुए डॉक्टर को अपनी बैग दिखाता है। डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, जो दवाइयाँ मैंने दी है उसे लेते रहना, कुछ समय बाद ये ठीक हो जाएंगे। हाँ, पर निशानों का मैं कंफर्म नहीं कह सकता। वांग जी कहता है आपका शुक्रिया डॉक्टर। फिर वो विंग को लेकर बाहर आ जाता है। पूरे रास्ते विंग कुछ भी नहीं कहता। वांग जी को ये चीज़ बहुत सता रही थी कि विंग को क्या हुआ, वो एकदम से चुप क्यों हो गया, वो कुछ कह क्यों नहीं रहा। वांग जी जब घर पहुंचता है, विंग को रूम में लेकर आता है, तब वो कहता है विंग क्या हुआ, तुम पूरे रास्ते बोले नहीं, क्या हुआ तुम्हें? तभी विंग कहता है ये चोट तुम्हें कैसे लगी, बताओ मुझे। तभी वांग जी कहता है कुछ नहीं। तभी विंग कहता है झूठ मत बोलना, बताओ। वांग जी ना चाहते हुए भी विंग को सारी चीज़ें बताता है। विंग सारी चीज़ें जानकर बहुत रोने लगता है। वांग जी विंग को शांत करते हुए कहता है विंग रो मत, विंग विंग। तभी
विंग कहता है सब मेरी वजह से हुआ है ना, सब मेरी गलती है, तुमने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर क्यों लिया, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि इसमें मेरी भी गलती थी, मैंने तुम्हें पहले कहा था, तुमने ऐसे क्यों किया, क्यों। तभी वांग जी कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरीके से तकलीफ़ हो। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ विंग, और मैं तुम्हारे लिए तो ये तकलीफ़ एक बार क्या 1000 बार ले सकता हूँ। विंग ये सुनकर और रोने लगता है और वांग जी को हक कर लेता है। इतने समय में पहली बार विंग ने वांग जी को हक किया, जिससे वांग जी को बहुत अच्छा लगा। उसने भी विंग को हक किया। कुछ समय तक वो दोनों ऐसे ही रहे, और उसके बाद से विंग और वांग जी की ज़िंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया था। वो दोनों अब ज़्यादा वक्त अपने एक दूसरे के साथ बिताते। उन दोनों के बीच में अब रिश्ते काफ़ी अच्छे होने लगे थे। ऐसे ही करते हुए विंग की वो प्रेगनेंसी टाइम का 9 मंथ भी स्टार्ट हो जाता है। विंग और वांग जी साथ में बैठे हुए थे। वांग जी विंग की टमी को चला रहा था और कह रहा था मुझे अब इंतज़ार नहीं हो रहा अपनी बेबी को अपनी बाहों में लेने का। विंग जो कि स्माइल करता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है लज्जा। तभी वांग जी कहता है हाँ विंग। तभी विंग कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है हाँ। तभी विंग कहता है तभी वांग जी कहता है हाँ विंग क्या हुआ। विंग 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 जो कि अपनी बात कहते कहते ही रुक चुका था। वांग जी कहता है विंग क्या हुआ तुम्हें। विंग जो कि वांग जी को टाइटली होल्ड कर लेता है और कहता लज्जा। वांग जी जो कि विंग को संभालता है कहता विंग विंग जो कि पूरा फर्श पर बैठ चुका था वो कहता है मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है लज्जा लज्जा। वांग जी जो कि समझ जाता है कि टाइम आ चुका है, वो जल्दी से अपने भाई अंकल और सर्वेंट्स को बुलाता है और वांग जी और उसका भाई मिलकर सब विंग को अब बाहर लेकर आते हैं। ड्राइवर पहले ही कार रेडी कर देता है। सभी लोग विंग को कार में अब बैठा कर लेकर जाते हैं। विंग को हॉस्पिटल में एडमिट जल्दी से करने ही वाले होते हैं। विंग को जब लेकर जा रहा था तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, कहता लंजा लंजा। तभी वांग जी कहता है हाँ विंग सब ठीक हो जाएगा घबराओ मत। तभी विंग कहता है नहीं वो नहीं, मैं तैयार हूँ लंजा। तभी वांग जी कहता है क्या। तभी विंग कहता है मैं तैयार हूँ लंजा, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर विंग जो कि वांग जी को देख रहा था और अब उसे अंदर ले जाया जा चुका था। वांग जी उसने ये सुनने के लिए कितना इंतज़ार किया है। पूरे 9 मंथ बीत चुके। अब जाकर विंग ने फाइनली वांग जी से कह ही दिया कि वो सच में अब वांग जी का एक्सेप्ट करने के तैयार है। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे, जेबीजुन ने वांग जी को देखा। वो वांग जी के पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा विंग ने आज कह ही दिया वांग जी, फाइनली जिस चीज़ का तुम्हें इतने लंबे समय से इंतज़ार था वो आज जाकर पूरी हुई। वांग जी स्माइल करता और कहते हैं हाँ गगा मैं बहुत खुश हूँ बहुत। जेबीजुन कहते हैं और अब कुछ ही देर में तुम्हारी ज़िंदगी की दूसरी खुशी भी तुम्हारे बाहों में आ जाएगी। वांग जी स्माइल करता है, उसकी आंखों से अब भी आंसू निकल रहे थे। चिरन दूर से देखकर खुश थे। कुछ समय बाद वहाँ पर जान फैमिली भी आ जाती है। सभी लोग बहुत घबराए थे। अंदर से विंग की चीखों की आवाज़ आ रही थी। वांग जी के हाथ तो शेक कर रहे थे। विंग की आवाज़ें सुनकर वो बार बार कह रहा था गगा विंग ठीक तो होगा ना, विंग ठीक तो होगा ना गगा। तभी वांग जी को जेबीजुन शांत करते हुए कहते हैं चिंता मत करो वांग जी सब ठीक होगा, चिंता मत करो। कुछ देर बाद विंग की आवाज़ें आना बंद हो जाती है। वांग जी तो बहुत घबरा जाता है। पर कुछ समय बाद बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। नर्स बच्चे को लेकर बाहर आती है। सबसे पहले मैडम यू जाकर उस बच्चे को अपनी बाहों में लेती है क्योंकि सच में उसने अपने विंग के छोटे से वर्जन का बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार किया है। वो हमेशा विंग से मिलने आती है, उसकी हालचाल पूछती, उसका ख्याल रखती, उसके लिए कई सारी चीज़ें लेके आती। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आने वाले ग्रैंडसन उन्हें ग्रैंड डॉटर उन्हें पता नहीं था कौन आएगा, इसलिए दोनों के ही कपड़े बनाकर विंग को दे दिए थे। जिस वजह से विंग ने कहा था मोहम आप भी ना बहुत जल्दी कर रही हो। तभी मैडम भी कह रही थी कि मुझे तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए ना, आखिर मुझे एक बेस्ट ग्रैंड मदर जो बनना है। विंग इस बात पर हंस जाता है। फाइनली वो नन्हा मेहमान उनकी बाहों में था। विंग को एक बेटा हुआ था। वांग जी जिसने अपने बच्चे की तरफ अभी नहीं देखा था, उसकी आंखें तो सिर्फ अपने विंग को ही ढूंढ रही थी, जो कि कुछ ही देर में अब
बाहर आ चुका था। नर्स उसे ले जाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने जा रही थी। वांग जी विंग को देखता कहते विंग विंग अभी बेहोश था। नर्स कहती है उन्हें अभी कुछ देर बाद ही होश आएगा, तब तक हम इन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ देर बाद ही आप इनसे मिल सकते हैं। वांग जी हमें अपना सिर हिला देता है। विंग को ले जाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ही वांग जी अपने बच्चे को देखता है और उसे अपनी बाहों में लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। अब टाइम स्किप होता है और हमें विंग को दिखाया जाता है जिसकी धीरे धीरे आंखें खुलती है। विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो फिर से उसके सामने वही मुस्कुराता हुआ चेहरा था, लेकिन इस बार उसकी बाहों में उसका एक मिनी वर्जन था। मैडम यू जिसे लग रहा था कि बच्चा विंग की तरह होगा, पर नहीं, वो पूरी तरीके से वांग जी पर गया था। हाँ, उसके लिप्स के नीचे का मोल विंग की तरह था, पर उसकी आंखें, फेशियल स्ट्रक्चर सब वांग जी जैसा था। वांग जी विंग के पास जाता है, उसे उठने में मदद करता है और कहता है तुम ठीक हो। विंग हमें अपना सिर हिलाता है। फिर वांग जी बेबी को विंग की बाहों में दे देता है और कहता है बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी विंग कहता है नहीं, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है, मेरी तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तभी वांग जी कहता है हाँ, बस इसके लिप्स तुम्हारी तरह है और ये मोल। विंग जो कि ये देखकर हंस जाता है। फिर वांग जी विंग के पास बैठकर उसके हाथों को थामते हुए कहता है वैसे तुम भूले नहीं ना तुमने मुझे क्या कहा। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी विंग को हक करता कहता है मैं बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ। विंग कहता है मैं भी, माफ़ करना बहुत देर कर दी ना। वांग जी विंग को देखकर कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम ये चीज़ मुझसे 10 साल बाद 20 साल बाद या जब तक हम व्हील चेयर पर नहीं आ जाते तब भी कहते ना, तब भी मैं इतना ही खुश होता। विंग कहता है तुम भी ना। वांग जी हंसता है, विंग के करीब जाकर उसके लिप्स पर एक डीप किस करता है। फाइनली इतने लंबे के बाद उसका सब टूर आखिरकार वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने एक डीप किस किया और कहा आई लव यू सो मच। अब मैं जल्दी से तुमसे शादी कर कर तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और पूरी दुनिया को भी बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो। विंग कहता है उसके बाद सभी लोग वहाँ आ चुके थे। जान चैंग, यान ली सभी विंग को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। वांग जी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन भेजते हैं और वहीं पर विंग और वांग जी भी सबको बता देते हैं कि अब फाइनली वो शादी करने चाहते हैं, जिसे सुनकर सभी बहुत खुश थे क्योंकि वो भी चाहते थे कि ये दोनों जल्दी से शादी कर ले। पर देखो तो बेबी हो जाने के बाद ही ये दोनों शादी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बहुत खुश हैं। फाइनली विंग को घर लाया जाता है, उसका अच्छे से ख्याल रखा जाता है। अभी चान फैमिली लैंड मेंशन में ही थी, सभी विंग का अच्छे से ख्याल रखते हैं। इस वीक सभी मिलकर वेडिंग की लोकेशन, वेडिंग कैसे होगी, सब कुछ डिसाइड करते हैं और एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ विंग और वांग जी की मैरिज होती है। और मैरिज के कुछ टाइम बाद ही विंग वांग जी के साथ अपने हनीमून पर भी निकल जाता है, और वो भी पूरे 1 महीने की ट्रिप पर। वो भी तब जब उसका बेबी बस 1 महीने का ही था और वो लोग 1 महीने की ट्रिप पर भी चले गए थे, यानी कि अपने हनीमून पर। और उसके बाद सारा बर्डन जानचन पर आ गया था, पूरी कंपनी जानचंग संभाल रहा था। और वो अभी विंग को कॉल कर कर कह रहा था अपने हस्बैंड को कहो जल्दी यहाँ आए, सारी चीज़ें वो मेरे मत्थे मर गया है। तभी वांग जी दूसरी तरफ से कहता है कि क्या हुआ चैंग, वैसे भी तुम्हारा मैंने प्रमोशन कर दिया है, तुम वहाँ पर सीनियर हो, मेरे बाद तुम्हें ही सब कुछ संभालना है और तुम्हारा काम अच्छा रहा तो तुम्हारा मैं फिर से प्रमोशन कर दूँगा। तभी वांग जी की बातें सुनकर जानचंग कहता है हाँ पता है तुमने मेरा प्रमोशन क्यों किया था और इस बार भी तुम मेरा प्रमोशन क्यों करना चाहते हो। देखो बॉस होंगे तुम मेरे ऑफिस में, पर अभी तो मेरे ब्रदर इन लॉ हो और मैं अपने ब्रदर इन लॉ से कह रहा हूँ ब्रदर इन लॉ जल्दी आ जाइए वरना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वांग जी विंग को देखता है, विंग हंसता है और कहता है चिंता मत करो चैंग, वैसे भी तुम्हारा प्रमोशन हुआ है तो तुम्हें अच्छे से अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। अब इतना तो तुम मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए कर ही सकते हो। वांग जानचंग कहता है तुम दोनों, विंग और वांग जी दोनों ही हंसने लगते हैं और जानचंग कहता है तुम दोनों बस एक बार वापस आओ, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। और विंग और वांग जी बस हंस ही रहे थे। कुछ टाइम बाद वो कॉल कट कर देते हैं। वांग जी विंग के पास आ जाता है, उसे बेड पर पिन कर देता है और कहता है तुम्हारा भाई बहुत तंग करता है और हमेशा गलत वक्त पर ही फ़ोन करता है। विंग कहता है क्या करें, उसको तुमने परेशान जो कर दिया है, अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी 1 मंथ हो ही चुके हैं। तभी वांग जी कहता है पर मेरा अभी भी मन नहीं कर रहा। तभी विंग कहता है क्या एनी टाइम तो तुम मुझे बेड में ही रखते हो, हम तो अच्छे से घूम भी नहीं पाए,
तभी वांग जी कहता है, और मैं अच्छे से कर भी तो नहीं पाया ना, हमारा बेबी कितनी बार रोने लग जाता है, हमें इसे वही छोड़कर आना चाहिए था। तभी विंग कहता है, तुम भी ना, एक तो शादी और बेबी के बाद हम तुरंत हनीमून पर आ गए, हमारा बेबी बहुत छोटा है, वो हमारे बगैर नहीं रह सकता। तभी वांग जी कहता है, तो जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और रहने के लायक हो जाएगा, तब हम अच्छे से अपना हनीमून पर आएंगे, हम सेकंड हनीमून करेंगे जिसमें सिर्फ तुम और मैं होंगे, और इस बार मैं अच्छे से एंजॉय करूँगा। विंग कहता है, तुम, पर वांग जी इससे आगे विंग को कुछ कहने ही नहीं देता। विंग के लिप्स को ग्रैब करता है और फिर से शुरू हो जाता है, पर तुरंत ही एक रोने की आवाज़ दोनों को डिस्टर्ब कर देती है और वांग जी तुरंत आ नहीं, विंग बस हंसने लग जाता है। और यहीं पर हमारी स्टोरी एंड होती है। स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिल रहे हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। बाय।